साइंस का ऊपर हमने थोड़ा बातचीत करेंगे, साइंस लिंक टू लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज है। वी ऑल नो दैट वो हम सब कुछ जानता है, बहुत सारा रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन में मिलता है, लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करता है। तो इसी वक्त में हमारा तिवारी जी और वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, वो उन्होंने थोड़ा प्रयास किया और ये कम वो उन्होंने थोड़ा अच्छा एक प्रेजेंटेशन का रूप में एक मॉड्यूल ले आ रखा है हमारे लिए। वो हमारा बहुत फायदामंद रहेगा और वो उनको हम सुनेंगे और अंतिम में वी कैन हैव थोड़ा इंटरेक्शन भी होगा, क्वेश्चन आंसर भी होगा, क्योंकि इसी चरण में उन्होंने बहुत पढ़ रखा है और हम सुनेंगे उनको। So without loss of time and welcoming you all, and our director has joined on online, and all other online members and scientists and participants of these kind of workshop or kind of interactive meeting. Welcoming all of you, and I'm handing over the mic to Tiwari ji. Yeah, Tiwari sir. धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम जो कृत्रिम बौद्धिकता एवं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में मैं भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के निदेशक महोदय, पीएमई सेल के प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर मुरुगानंद सर, मानव संसाधन विकास प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चरण सिंह सर और इंजीनियरिंग प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिंह सर का, और इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े सभी वैज्ञानिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको इसके विषय से प्रतीत हो सकता है कि आज का जो हमारा वो चर्चा का बिंदु है वो कृत्रिम बौद्धिकता और उसकी एक महत्वपूर्ण जो इकाई है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, उस पर केंद्रित है। देवी और सज्जनों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम पूरे मानव इतिहास का विकास देखें तो पृथ्वी का विकास लगभग 450 करोड़ वर्ष पुराना है और मानव के उद्भव का विकास लगभग 350 करोड़ वर्ष पुराना है। और जो भी ज्ञान विज्ञान है हमारा, जो भी मानव का ज्ञान विज्ञान है, वो अधिक से अधिक 3000 और बहुत खींच के भी हम देखें तो 4000 वर्ष ही पुराना है। अर्थात मानव का जो ज्ञान विज्ञान है वो अधिकतम 4000 वर्ष पुराना ही है, जो भी हमने ज्ञान संबंधी उपलब्धियां हासिल की हैं। इतिहास के विकास में जब हम देखते हैं तो ज्ञान के विकास में भाषा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। मानव के विकास के इतिहास में भाषा का आना इतना महत्वपूर्ण है कि उसको वैज्ञानिकों ने कॉग्निटिव रिवोल्यूशन की संज्ञा दी है, प्रज्ञानात्मक क्रांति की संज्ञा दी है कि जो भी ज्ञान विज्ञान हुआ वो उसके आने के पहले भाषा का विकास हुआ और भाषा में उस ज्ञान विज्ञान को सजोया गया और उसके आगे हमारे जो भी ज्ञान विज्ञान की विकास की प्रक्रिया हुई वो आरंभ हुई। तो जितने भी विश्व भर के दार्शनिक रहे हैं या चिंतक रहे हैं, उनके बीच में भाषा का विश्लेषण कि मानव की जो भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। जितने भी हमारे प्राचीन दार्शनिक हैं, चाहे भारतीय या पाश्चात्य दार्शनिक, विशेष रूप से पाश्चात्य दार्शनिकों के बीच ये चर्चा का बिंदु रहा है कि जो मानव भाषा है वो हमारे ज्ञान को अभिव्यक्त करने में कितना सक्षम है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है लुडविग विटगेनस्टाइन का, जिन्होंने भाषा संबंधी परमाणु सिद्धांत दिया, एटॉमिक थियरी ऑफ लैंग्वेज। वो वास्तव में एक वैज्ञानिक थे, पायलट थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। तो उनका ये था कि जो भी हमारा ज्ञान विज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं संदिग्धता होती है, तो हम क्यों ना एक ऐसे ज्ञान विज्ञान की खोज करें, एक ऐसी भाषा का हम खोज करें जिसमें जो भी ज्ञान हो वो असंदिग्ध हो। तो उन्होंने एटम शब्द का प्रयोग किया। एटम शब्द जो वास्तव में जो फिक्स का एटम नहीं है, उस विशेषण में एटम वह वाक्य है जिसको किसी भी तर्क से काटा नहीं जा सकता है, मतलब वो अकाट्य वाक्य जिसको किसी तर्क से काटा नहीं जा सकता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की संदिग्धता नहीं है। और वैसे वाक्यों के आधार पर विज्ञान की आधारशिला, दर्शन की आधारशिला रखने का प्रयास किया गया। आगे चल करके बर्ट्रैंड रसेल ने भाषा विश्लेषण का सिद्धांत दिया, जिसमें एंड और इज जो शब्द हैं उनको उन्होंने ये माना कि ये मेन ऐसे जो कल्पित हैं जो हमारी जितनी भी ज्ञान में विसंगतियां उत्पन्न होती हैं या संदिग्धता उत्पन्न होती है उसके मूल कारण हैं।
इसी क्रम में आगे चलते हुए पाश्चात्य दार्शनिक नोम चॉम्स्की, वास्तव में ये भाषा विश्लेषण के प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के, अभी जीवित हैं और विश्व के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने सार्वभौमिक भाषा व्याकरण का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि एक हमारे पास एक ऐसा यूनिवर्सल ग्रामर हो कि जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व भर की भाषाओं को समझ सकें। तो नोम चॉम्स्की ने जो यूनिवर्सल ग्रामर का जो सिद्धांत दिया, वही सिद्धांत आगे चलकर कृत्रिम बौद्धिकता के रूप में और प्राकृतिक भाषा के रूप में प्रस्फुटित हुआ, जो आज हमारे समक्ष है। उसको व्यवहारिक रूप में एलन ट्यूरिंग नामक के वैज्ञानिक ने उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया, जब उन्होंने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, उनका शोध पत्र था, उन्होंने ये बात उठाई कि कैन मशीन थिंक, कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। तो उनका ये जो विचार था, उसी के आधार पर कंप्यूटर साइंस का विकास इस दिशा में हुआ कि हम मशीन को इस प्रकार लर्न कर दें, इस प्रकार हम ट्रेन कर दें कि वो हमारी भाषा को समझ सके और जो हम चाहते हैं उस भाषा में अपने जो भी हम चाहते हैं वो आउटपुट दे सके, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इस पे जब आगे विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो इसमें शोध चले, तो सबसे पहले जो हमारे सामने मॉडल आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कृत्रिम भौतिकता के, वो थे, उनको बोलते हैं रूल बेस्ड सिस्टम। कि उसमें जो लिंग्विस्टिक होते थे, भाषा वैज्ञानिक होते थे, वो हाथ से अपना नियम लिख देते थे और कंप्यूटर को उसके अनुसार, मतलब कंप्यूटर का उपयोग उसके अनुसार किया जाता था। आगे चल के 1980 के दशक में स्टैटिस्टिकल एनएलपी आई, सांख्यिकी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। इसके नाम से ही स्पष्ट है, हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा हो उसको मशीन में फिट कर दिया गया और मशीन ने उसके आधार पर आपको रिजल्ट दे दिया गया। इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनएलपी। सन 2000 में इसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जब एल्गोरिदम का विकास हुआ और मशीन लर्निंग, मशीन अधिगम का जो कॉन्सेप्ट हो हमारे समक्ष आया, एल्गोरिदम का विकास हुआ। यहीं पे मैं एल्गोरिदम को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि एल्गोरिदम है क्या। वास्तव में एल्गोरिदम किसी भी कार्य को करने के लिए जो आवश्यक चरण होते हैं, बल्कि आप कहते हैं लॉजिकल स्टेप्स, वो उठाए जाने वाले कदम हैं। अगर उनके स्टेप्स में आपने किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया, तो वो जो काम आप करवाना चाहते हैं मशीन से, वो मशीन वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी। इसके उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे हमको किसी को फोन करना है, तो आपने फोन उठाया, सबसे पहले आपका फोन ऑन होना चाहिए, फिर आप कॉल हिस्ट्री में जाते हैं, कॉल हिस्ट्री में जिसको आपको फोन करना होता है उस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करते हैं, फिर आप कॉल करते हैं और जब कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आप उससे बात कर पाते हैं। तो ये किसी को फोन करने की ये एल्गोरिदम है, ये लॉजिकल स्टेप्स हैं। और आप सोचिए, अगर इसमें कोई भी स्टेप्स आपने बदल दिया तो आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। ये एल्गोरिदम की बिल्कुल सामान्य परिभाषा है कि वो लॉजिकल स्टेप्स, वो अनिवार्य लॉजिकल स्टेप्स जिनको मैं किसी प्रकार का परिवर्तन करने पर आप रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसे स्टेप्स जिनको आप स्वीकार करके ही कोई रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, उनको एल्गोरिदम कहा जाता है। तो मैं बात कर रहा था सन 2000 की, जिसमें एल्गोरिदम की बात आई और मशीन लर्निंग। आप देख सकते हैं जो पहला हमारा स्लाइड है, आप इसमें जो मशीन लर्निंग की बात आई कि मशीन को इस प्रकार से हम ट्रेन करने में सक्षम हो गए कि हम उसको एक एल्गोरिदम दे सकते हैं मशीन को, कि मशीन इसी स्टेप्स में किसी भी काम को करेगी। 2010 में डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया। 2018 में डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया। 2010 में डीप लर्निंग की बात आई, गहन अधिगम की, कि मशीन लर्निंग की वह शाखा है जो जहां मशीन लर्निंग नॉर्मल नेटवर्क पे काम करता था, वहां पर डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पे काम करती है। न्यूरल नेटवर्क बना है न्यूरॉन्स के आधार पे, कि जैसे मानव मस्तिष्क जो भी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं उसमें न्यूरॉन्स के आधार पर काम करता है। जो मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उनमें वो क्षमता होती है कि वो आपस में जुड़ करके कोई भी नया विचार या नई तकनीक का इजाद कर सकते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इस बायोलॉजिकल जो ये थ्योरी है उसके आधार पर न्यूरल नेटवर्क का विकास किया गया, कि हम मशीन में इस प्रकार के मशीन को हम ट्रेनिंग दे पाए कि वो मानव की तरह व्यवहार करे, वो मानव मस्तिष्क की तरह सोचे और मानव मस्तिष्क की तरह जो भी हम चाहें वैसा वो रिजल्ट दे।
तो 2010 में डीप लर्निंग के विकास ने उस क्रांतिकारी परिवर्तन की आधारशिला रखी जो आज जिस दौर से हम आज गुजर रहे हैं। इसमें 2018 में एक ट्रांसफर आर्किटेक्चर की बात आई। ट्रांसफर आर्किटेक्चर वो है, जैसे आप लोग इसमें सुन रहे होंगे जीपीटी की बात चल रही है, तो उसका है कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। ये ट्रांसफर आर्किटेक्चर एक ऐसा मॉडल आया कि जिसमें अपने आप को ट्रेनिंग करने की क्षमता है कि इस मॉडल में, मशीन के इस मॉडल में अगर हमने डेटा दे दिया, उसको एल्गोरिदम दे दिया, तो मशीन के अंदर इतनी क्षमता है कि वो डेटा के आधार पे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप को ट्रेन कर सकती है, उससे सीख सकती है और नए नए विचारों को, नए नए तकनीकों का विकास कर सकती है। तो आज जो हम बात करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन आज के समय में जो विगत कम से कम 2 वर्षों से बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, उसका मुख्य कारण यही है डीप लर्निंग का विकास, जिसको हम कहते हैं कि जो न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है और जो मानव मस्तिष्क की तरह बिल्कुल हूबहू वैसा नए विचारों को का उत्पादन करने में, उसको विकसित करने की क्षमता रखता है। तो इसमें जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है कि किसी भी मशीन के लिए, कंप्यूटर के लिए, जब हम उसको डीप लर्निंग के लिए काम में लेते हैं, तो वो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कि जिस भाषा में मशीन को ट्रेन किया जाता है या जिस भाषा को वो मशीन समझती है डीप लर्निंग में, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। अब प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण पे चर्चा करने के पहले, उसके कौन से स्टेप्स हैं उनको बताने के पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक भाषा, ये जो शब्द उपयोग हुआ है, कि इसका अर्थ क्या है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे लिखने पढ़ने की और हमारे बोलने की भाषा में अंतर होता है। अगर हम कहीं हम लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसकी भाषा अलग होती है। हम आपस में जो मानवीय व्यवहार करते हैं, आपस में जो संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक भाषा। अब प्राकृतिक भाषा कैसी होती है? जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें अंग्रेजी के भी शब्द होते हैं, उर्दू के भी शब्द होते हैं, हिंदी के भी शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं कि मतलब वो अनेक भाषाओं के उसमें मिश्रण होता है। इवन उसमें कटाक्ष भी बोलते हैं, किसी को सटा भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक भाषा, जिसका हम प्रयोग करते हैं किसी से बातचीत करने में, किसी से संवाद स्थापित करने में। पहले क्या था कि डीप लर्निंग के पहले जब केवल मशीन लर्निंग की बात होती थी, तो कंप्यूटर को आप जो वो टेक्स्ट देते थे जो आप लिखने में इस्तेमाल करते हैं, उसी को कंप्यूटर समझता था। अब क्या है, जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जब न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं हम, कि मशीन इतनी सक्षम हो गई है कि वो आपके न्यूरॉन्स की तरह काम करने में सक्षम है, तो उसको इस लायक सक्षम बनाया गया है कि आप जो जैसे किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं प्राकृतिक भाषा में, तो आपकी प्राकृतिक भाषा को भी मशीन या कंप्यूटर समझने में समर्थ है। आपकी भाषा में अगर अन्य भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, आप कोई प्रश्न पूछते हैं, कुछ सूचना प्राप्त करना चाहते हो, तो मशीन उसी भाषा में आपकी भाषा को स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक के माध्यम से आपकी भाषा को समझ सकती है और जो भी आप प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब दे सकती है। तो ये है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कि मानव की जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करने का जो उसका मतलब जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। अब मशीन किस तरीके से, आप कोई भी टेस्ट देते हैं या कोई प्रश्न पूछते हैं ऑडियो के रूप में, तो कंप्यूटर किस प्रकार से उसको अपने अंदर प्रोसेस करता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये प्राकृतिक भाषा की सामान्य प्रक्रिया जैसे अभी मैंने चर्चा की। सामान्य प्रक्रिया में ये होता है कि आपने, जैसे इसमें लिखा हुआ इनपुट के रूप में आपने ऑडियो या स्पीच दिया, आप मोबाइल को या कंप्यूटर को, उसमें ऑडियो का ऑप्शन होता है, आपने ऑडियो में कोई प्रश्न पूछा या कोई आपने कुछ कहा या टेक्स्ट लिखा आपने, और इमेज ओसीआर, इमेज भी आप ला सकते हैं। ओसीआर क्या है? उसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मशीन को इस प्रकार बनाया गया है, जो अभी अभी जो टेक्नोलॉजी, जो ट्रांसफार्मर्स जो बने हुए हैं, जो भी जो मॉडल्स हैं, वो इतने सक्षम है कि अगर कहीं इंस्क्रिप्शन है, कहीं पर किसी दीवार पे या कहीं भी है, आप उसका कैमरे से फोटो लेते हैं, अगर मशीन में इनपुट देते हैं तो मशीन उसको पढ़ने में सक्षम है। इवन जो पुराने से पुराने दस्तावेज हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको, उनकी फोटो अगर आप मशीन में फिट करते हैं तो उस मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जिसको आज तक बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उसको भी पढ़ने में मशीन सक्षम है। तो आपका जो इनपुट होता है वो तो स्पीच के रूप में या टेक्स्ट के रूप में या इमेज ओसीआर के रूप में होता है। एनएलयू, प्राकृतिक भाषा को समझना। मशीन उसके आगे क्या करती है? नेचुरल लैंग्वेज, जिस भाषा को आपने टेक्स्ट के रूप में या ऑडियो के रूप में डाला है,
उसको अपने प्रोसेस के माध्यम से समझने का प्रयास करती है, जिसको हम बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन या टेक्स्ट रिकॉग्निशन। आपने कौन सी भाषा में आपने प्रश्न पूछा है या कुछ पूछा उनसे, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कि उस भाषा को समझना। उसका अगली प्रक्रिया होती है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। आपने जिस भाषा में प्रश्न पूछा है या जिस भाषा में आपने प्रश्न पूछा, उसको वैसे ही भाषा का निर्माण करना। मशीन पूरी तरह सक्षम है कि आपने जिस भाषा में प्रश्न पूछा है उस भाषा में भी आपको जवाब दे दे। इवन आपने कोई और टारगेट भाषा अगर चुनी है तो उस टारगेट भाषा में भी जवाब देने में ये मशीन सक्षम है। फिर उस मशीन को समझने के पश्चात आपने जो भी प्रश्न पूछा है, तो वो जो आजकल जो ट्रांसफर मॉडल्स हैं, वो अपने डेटाबेस में और अपने एल्गोरिदम के आधार पे वो जवाब तैयार करते हैं और आपको आउटपुट के रूप में आपके सामने स्क्रीन पे आता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया हुई कि आपने इनपुट दिया, मशीन उसको समझा, उसके जवाब को अपने डेटाबेस से, डेटा सेट से जनरेट किया और उसको आउटपुट के रूप में आपकी भाषा में प्रस्तुत कर दिया या उसी भाषा में प्रस्तुत कर दिया जिस भाषा में आप चाहते हो। इतने सक्षम है। अगला इसके जो स्टेप्स हैं, इसके मैं चर्चा करना चाहूंगा। वो सामान्य प्रक्रिया थी, ये विशेष प्रक्रिया है कि जब हम कोई टेक्स्ट देते हैं तो जो हमारे मॉडर्न मॉडल्स हैं, जो एआई के मॉडर्न मॉडल हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो इसमें पहला है मॉर्फोलॉजिकल सेगमेंटेशन। आपने कोई टेक्स्ट दिया तो मशीन क्या करती है, उसको आपके टेक्स्ट को सेंटेंस में तोड़ती है। आप जानते हैं कि जो कंप्यूटेशनल हमारा जो नॉलेज है, जो कंप्यूटेशनल थियरी है, कंप्यूटर का जो सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत, वो है कि किसी भी प्रॉब्लम को अनेक टुकड़ों में तोड़ करके और उनको अलग अलग विचार करना और उसका कोई सोल्यूशन निकालना। ये हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती है। जो हम बोलते हैं कि कंप्यूटर का जो सोच होती है कि हम जो भी समस्या होती है उसको हम टुकड़ों में बांटते हैं, फिर उन पे विचार करके और हम जो भी हमें समस्या का निदान देना होता है वो देते हैं। उसी तरह से एआई में भी जब एनएलपी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो सबसे पहले जो भी आपने टेक्स्ट दिया है वो टेक्स्ट पहले कम शब्दों का होता है, लेकिन अभी GPT-4o मॉडल आने के बाद आप पीडीएफ में 300-400 पेज का आप वो पाठ भी डाल सकते हैं। मशीन सक्षम है उसको पढ़ने में और उसको प्रोसेस करने में। तो जैसे आप पाठ डालते हैं तो मशीन क्या करती है, उसको सेंटेंस में तोड़ती है। सेंटेंस में तोड़ने के बाद पश्चात वो शब्दों में उनको तोड़ती है। उस मतलब सेंटेंस को फिर तोड़ करके जिन शब्दों से वो सेंटेंस बना है उन शब्दों को सिलेक्ट करती है। फिर उसमें अगला स्टेप्स है, आप देख सकते हैं आपके पीपीटी में, अवरोधक शब्दों को हटाना। अवरोधक शब्द कौन से हैं? मशीन उन शब्दों को अवरोधक शब्द मानती है, जैसे आपका प्रीपोजिशन, कंजक्शन, प्रीफिक्स, ये सब चीजें हैं जो लगी हैं। इज, एन, वाज, वेयर, बी, बीन, जैसा आप देख सकते हैं स्लाइड में दिखा हुआ है, जो कारक चिन्ह है, उन शब्दों को मशीन हटाती है। इन शब्दों को हटाने के पश्चात आपको वो शब्द मिल जाते हैं जो मुख्य शब्द हैं, जिनका किसी भी टेक्स्ट के निर्माण में और उसके अर्थ को स्पष्ट करने में सबसे ज्यादा भूमिका है। उन मुख्य शब्दों को जो चुनने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। ये जो वर्ड आया है, मुख्य शब्दों का चयन, हमने इसका हिंदी करने की कोशिश की है। ये कहीं आपको हिंदी में उपलब्ध नहीं, हमने इसको हिंदी में इसलिए किया है कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो टोकनाइजेशन मुख्य शब्दों को चुनने की जो प्रक्रिया है जिनसे टेक्स्ट का निर्माण हुआ है, उसको हम बोलते हैं मुख्य शब्दों का चयन या टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन के लिए मशीन में दो तरह की तकनीक अपनाई जाती है। टोकनाइजेशन के पश्चात हम आते हैं ओरिजिनल वर्ड पे, कि वो जो शब्द है, जो आपके पास मूल शब्द मिल गया जिनसे किसी भी टेक्स्ट का निर्माण हुआ है, वो उसकी मूल उत्पत्ति क्या है, कि जिससे उस शब्द का निर्माण हुआ है, जो ओरिजिनल वर्ड क्या है उसके हैं। तो इसको मूल शब्द तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसके लिए दो तकनीकें मॉडर्न कंप्यूटर में तकनीक में अपनाई जाती है। एक को बोलते हैं स्टेमिंग और दूसरे को बोलते हैं लेमेटाइजेशन। स्टेमिंग की प्रक्रिया आप देख सकते हैं, पीपीटी में दे रखा है। स्टडीड, नोन और क्राउन को कैसे मशीन ने स्टेमिंग की है। स्टेमिंग मतलब जो भी प्रीफिक्स, सफिक्स या ईडी, आईएनजी फॉर्म लगे हुए हैं उनको हटा करके मुख्य शब्दों को प्राप्त करना। जैसे स्टडीड लिखा हुआ है, स्टडीड में से उसने ईडी निकाल दिया, स्टडी बन गया। नोन है, नोन से नो बन गया, क्योंकि स्टडी से स्टडीड बना है, नो से नोन बना है, तो मुख्य शब्द हमारे हो गए स्टडी, नो। क्राउन से बन गया, अब देखिए क्राउन को स्टेमिंग किया मशीन ने तो क्राउन से बन गया क्रो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो अर्थ का अनर्थ हो गया। इसीलिए जो सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है
ओरिजिनल वर्ड प्राप्त करने के लिए, उसको बोलते हैं लेमेटाइजेशन। कि लेमा, ये शब्द बना है लेमा से, LEMMA। लेमा, लेमा वो है कि जिसका सपोर्ट जो है, जिसका एक शब्दकोश का आधार होता है। कि इवन ये कहा जाता है, जिसको हम प्रमेयिका बोलते हैं, कि किसी भी शब्दकोश में किसी शब्द की जब एंट्री होती है, जो उसका जो एंट्री फॉर्म होता है, उसको हम लेमा बोलते हैं। इससे ये फायदा होता है कि कभी भी आप मूल शब्दों के प्राप्त करने में अर्थ का अनर्थ नहीं होता, हमें बिल्कुल सही शब्द प्राप्त होते हैं। तो क्राउन का अगर हम लेमेटाइजेशन करते हैं तो क्राउन का क्राउन ही होगा। इसलिए लेमेटाइजेशन जो तकनीक है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये हुआ कि टेस्ट में जो मॉर्फोलॉजिकल सेगमेंटेशन होता है, कि जो भी आपने पाठ दिया उसको मशीन पहले उनको पाठ को वाक्यों में, वाक्यों को शब्दों में, और शब्द को ओरिजिनल वर्ड्स में, जिनके आधार पे आपके पूरे टेक्स्ट की संरचना हुई है, और टेक्स्ट में जिसकी सबसे ज्यादा भूमिका है, जिसके आधार पे आपके टेक्स्ट के का अर्थ वो मशीन समझ सकती है, एक प्रेडिक्शन कर सकती है कि आपने पाठ में लिखा क्या है। अगला उसकी जो प्रक्रिया है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का जो अगला चरण है वो है सिंटैक्टिकल एनालिसिस। इसमें मशीन क्या करती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट है, जो सेंटेंस है, उनका एक तरह से व्याकरणिक जांच की जाती है। उनका एक ग्रामेटिकल एनालिसिस होता है कि जो आपने वाक्य टेक्स्ट लिखे हैं वो ग्रामेटिकल सही है अथवा नहीं। इसमें दो प्रक्रिया और अपनाती है मशीन, जैसे आप देख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, संयोजक, विस्मयाद बोधक, जिनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंग्रेजी में जिनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग करती है मशीन, कि जो आपने टेक्स्ट में जो शब्द आए हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टि से वो क्या है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या विशेषण। मतलब मशीन इसमें सक्षम है कि आपके टेक्स्ट को वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को टैग कर सकती है। अगला जो प्रक्रिया होती है पार्सिंग की, पदच्छेदन जिसको बोलते हैं। इसकी एक संरचना आपके सामने लिखी गई है। जैसे एक उदाहरण है, भावनी पुस्तक पढ़ रही है, तो ये देखिए, इससे ये जो वाक्य है ये 3 शब्दों से बना हुआ है। एक भावनी जो करता है, पुस्तक जो कर्म है, पढ़ना जो कर्म है, पुस्तक जो आपका वो है, ऑब्जेक्ट है। जॉन इज प्लेइंग अ गेम। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज में किस तरीके से फिर आपके ये डिटरमाइनर्स होते हैं। तो इनको मशीन, ये बहुत टिपिकल प्रक्रिया है, इस पे तो हम अलग से एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से एक पूरा ग्रामेटिकल एनालिसिस मशीन करती है आपके पाठ का, और इस आधार पर यह जांच करने की कोशिश करती है कि पार्ट्स की ग्रामर के हिसाब से आपका जो पाठ है, आपके जो वाक्य हैं, वो सही है अथवा नहीं। उसका अगला चरण होता है जिसको हम बोलते हैं सिमेंटेटिक एनालिसिस। सिमेंटेटिक एनालिसिस ये है कि जिसमें मशीन जो भी आपने पाठ दिया है वो ये प्रयास करती है कि जो उसके वाक्य है सार्थक है अथवा नहीं। आपने कुछ ऐसा वाक्य तो नहीं लिखा है जिसका वास्तविक जगत में उसका वजूद है अथवा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि सी एट सम बुक्स, तो ग्रामेटिकल तो ये वाक्य सही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है कि कोई किताब खा ले, सी एट सम बुक्स। तो मशीन इसका एनालिसिस करती है। तो मशीन इसको क्या करेगी, इसको तुरंत वो कर देगी कि दिस सेंटेंस इज नॉट मीनिंगफुल। तो इस स्टेज में कि सेंटेंस मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, इसकी जांच जो है मशीन करती है। एक भारतीय दर्शन का एक बहुत प्रमुख उदाहरण है, इसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि वाक्य अर्थपूर्ण है अथवा अर्थहीन है। आप देख सकते पीपीटी में लिखा हुआ है, आकाश कुसुम अत्यंत सुंदर होते हैं। ये किसी एक दर्शन का वाक्य, भारतीय दर्शन का। तो ये वाक्य पूरी तरह सही है, लेकिन ये वाक्य वस्तु जगत में संभव नहीं है। आकाश कुसुम की कल्पना की गई है कि ऐसा कुसुम, ऐसा फूल जो आकाश में खिलता हो। तो वस्तु जगत में ऐसा कोई फूल नहीं है जो आकाश में खिलता है। इसलिए ये वाक्य जो है ये अर्थहीन वाक्य है, इसका कोई अर्थ नहीं है, भले ये व्याकरणिक दृष्टि से सही है। इसी तरीके से एक और उदाहरण हमने वो किया है, हाँ, ये तो हो गया इसका मीनिंगफुल या मीनिंगलेस का। एक और जांच करती है मशीन, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, कि आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है उसमें अगर किसी तरह का एम्बिगुएशन है कि आपको अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो मशीन अपनी तकनीक के माध्यम से उन अर्थों को स्पष्ट करने का प्रयास करती है कि कोई शब्द अगर वो प्रयुक्त हुआ है 2 स्थानों तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है। कि इस स्तर पे शब्द के वास्तविक अर्थ की जो पकड़ होती है, जो वास्तविक अर्थ को जानने की जो प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं
वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, शब्दार्थ अस्पष्टीकरण। अब आपके सामने एक उदाहरण है, दिस पिग इज, द पिग इज इन द पेन। अगर सामान्यतः इसको उदाहरण देंगे तो आप सोचेंगे ये तो मीनिंगलेस वाक्य है, ये कि द पिग वो पेन में कैसे हो सकता है, द पिग इज इन द पेन। तो पेन को यहाँ पर सेंस ये है कि ये यहाँ पेन का सेंस है फेंस्ड, उसकी जो फेंसिंग है उसके अंदर पिग है, पेन के अंदर नहीं है। तो मशीन इसको सोचने के अंदर सक्षम है कि आपने जो शब्द का प्रयोग किया है तो इस पर्टिकुलर सेंस में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसकी वास्तव में क्या मीनिंग है। तो इसको बोलते हैं कि एक ही शब्द के अगर 2 या 3 अर्थ होते हैं तो उसके वाक्य में वास्तव में उसका इसमें क्या अर्थ है, उसका प्रासंगिक अर्थ क्या है, उस अर्थ को पकड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो भी अस्पष्टता है उसको दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। एक संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है, उसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगस्त संहिता में, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संहिताओं में, हमारे साहित्य में, हमारे ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान में बहुत उन्नति की थी। आज पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक पहले भी मानते रहे हैं, ये बात मानने को मजबूर हुए हैं कि जो ज्ञान विज्ञान का विकास पाश्चात्य जगत ने किया है उसके आधार में कहीं न कहीं भारतीय ज्ञान विज्ञान रहा है। तो अगस्त संहिता में, जैसे मुनि अगस्त ने लिखा अगस्त संहिता, उन्होंने विद्युत उत्पादन का सूत्र लिखा हुआ है जो आपके सामने प्रस्तुत है। उन्होंने लिखा है संस्थापत्य मृण्मय पात्रे, मतलब बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है। तो उन्होंने लिखा हुआ है संस्थापत्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्रम सुसंकृतम छादेछि ग्रीवेन चारदाभि काष्ठ पांशुभि दस्तालोष्टो निधात्वा पारदक्षादयस्ततः संयोगा जायते तेजो मित्रावरुण संगीतम। इसका मतलब अर्थ ये है कि एक मिट्टी का अगर हम पात्र लें, उसमें ताम्रपत्र और शिखी ग्रीवा, अब ये इस शब्द पे ध्यान दीजिए, शिखी ग्रीवा, कि मोर के गर्दन जैसा पदार्थ डालें, फिर बीच में गीली कांस्ट पांसु, जिसको हम बुरादा बोलते हैं, लगाएं, और उसके ऊपर अगर हम मरकरी अर्थात पारा और जिंक की शीट डालें, फिर तारों को हम आपस में मिलाएंगे तो उससे विद्युत का उत्पादन होता है। तो विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत के लिए मित्रावरुण शक्ति का प्रयोग किया गया है हमारे संस्कृत साहित्य में, संस्कृत ज्ञान विज्ञान में। अभी क्या है जो हमने शब्द कहा शिखी ग्रीवा, शिखी ग्रीवा का अर्थ हुआ मोर का गर्दन, लेकिन यहाँ जो शिखी ग्रीवा शब्द का प्रयोग हुआ है इस पूरे श्लोक में, उसका अर्थ मोर की गर्दन नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप विद्युत उत्पादन के लिए आप मोर को लाएंगे, उसकी गर्दन काट के उसमें डाल देंगे। इसका अर्थ है कॉपर सल्फेट, कि जो मोर की गर्दन होती है वो कॉपर सल्फेट के रंग की होती है। तो लिखा है मोर के गर्दन जैसा पदार्थ अर्थात कॉपर सल्फेट। अब ये जो मशीन है, जैसे जैसे मशीन अभी जो ट्रेंड की गई है, वो मशीन आपके इस संस्कृत के श्लोक को भी समझने में समर्थ है कि जो शब्द हैं उसके 2 या 3 अर्थ हो सकते हैं, जिनको उनको अर्थ को समझने में मशीन सक्षम है। सेमेंटेटिक एनालिसिस में एक और चीज आती है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, कि जैसे एक ही शब्द है, अगर वो 2 बार आया है, किसी वाक्य में कोई शब्द 2 बार आया है, तो उनकी जो एंटिटी, उनकी जो पहचान है, उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनकी वास्तविक अर्थ को जाना। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, डेनियल मैकडोनाल्डसन वेंट टू मैकडोनाल्ड्स एंड ऑर्डर्ड अ बर्गर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैकडोनाल्ड जो शब्द है वो 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहला जो मैकडोनाल्ड है वो कोई और व्यक्ति है, दूसरा जो मैकडोनाल्ड है वो कोई और व्यक्ति है। तो इनमें डिफ्रेंशिएट करना कि जो 2 एंटिटी है उन दोनों में पहचान करना कि ये अलग अलग 2 एंटिटीज हैं, इसको हम कहते हैं कि नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। तो इस मशीन में जो न्यूरल नेटवर्क पे काम करने वाली जो डीप लर्निंग मशीन है, जिस मॉडल विकसित किए गए हैं, वो इसमें सक्षम है कि इसकी पहचान कर पाए। अगला जो स्टेप्स है वो है वेक्टराइजेशन, कि प्राकृतिक भाषा के विभिन्न चरणों से प्रसंस्करण करने के पश्चात जो हमको रिजल्टेंट डेटा प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं बैग ऑफ वर्ड्स, कि ये सब प्रक्रिया अपनाने के पश्चात आपके सामने केवल शब्द मिलते हैं। उन शब्दों को जो न्यूरल नेटवर्क पे काम करने वाले हैं, जो मॉडल्स हैं, उन शब्दों को जो बैग ऑफ वर्ड्स होते हैं, जब उनको हम देते हैं, मशीन को देते हैं, जो आधुनिक मशीन है, जो AI बेस्ड है, जो NLP पे काम करती है, उसको वो कोडिंग करती है।
जिसको हम कहते हैं वेक्टराइजेशन या कोडिंग। मतलब कंप्यूटर की भाषा हम सब जानते हैं कि 0 1 की भाषा है, तो उसको वेक्टराइजेशन करने का काम करती है, जिसको हम कोडिंग बोलते हैं। और कोडिंग करने के पश्चात जो भी टेक्स्ट होता है उसको एमएल एल्गोरिदम को देते हैं, जो हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसको दिया जाता है। तो मशीन एल्गोरिदम उन सब चीजों को समझती है, और जो भी वैज्ञानिकों ने जिस एल्गोरिदम पे उस मशीन को ट्रेन किया है उसके अनुसार आपको आउटपुट देती है, आपका जवाब देती है। तो ये जो हमने अभी तक ये प्रक्रिया बताई है वो ये है कि जब भी आप किसी अत्याधुनिक जो एआई बेस्ड मॉडल है, जो एआई बेस्ड मशीन है, जब भी आप उसके समक्ष कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई कुछ लिखने के लिए, या कोई भी आप कोई रिसर्च पेपर के लिए प्रस्तुत करने के लिए, कोई आर्टिकल लिखने के लिए आप कहते हैं, तो मशीन इन इन स्टेप्स को अपनाती है। उसके पश्चात आपको जो भी आपका वांछित जो लक्ष्य है, जो वांछित जवाब है, आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो ये मशीन के नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे है कि इसके टूल किट्स क्या हैं। टूल किट्स जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जो भी सामग्री, जो भी औजार की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं टूल किट। तो ये प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, ये टूल किट का स्रोत मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो एनएलपी पे काम करते हैं। अगर वो किसी प्रकार का एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो एनएलपी के जो मुख्य स्रोत हैं आपके सामने स्लाइड पे देख सकते हैं। उसमें पहला स्रोत है एनएलटीके। आप इसको वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये एनएलटीके। ये कहा जाता है कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का मुख्य पुस्तकालय है, मेन लाइब्रेरी है। इसमें जो भी हमने अभी तक चर्चा की कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण करने के लिए जो स्टेप्स अपनाए जाते हैं, जो भी तरीका अपनाया जाता है, उस वो पूरे तरीके की पूरी तकनीक इसमें दी गई है, जो आपको अक्सर जो है फ्री ऑफ कास्ट मिलती है। आप इसमें देख सकते हैं एनएलटीके में आपका एंटिटी एक्सट्रैक्शन है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन की बात मैं कर रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग की बात कर रहा था। फिर आपको ये टोकनाइजेशन में मदद करेगी, पार्सिंग में भी ये आपको ये टूल किट मदद करेगा, स्टेमिंग में मदद करेगा, और टेक्स्ट क्वालिफिकेशन में कि आपने टेक्स्ट दिया है उसको क्लासिफाई करने में भी मदद करेगा। एक और टूल किट है स्पेसी। स्पेसी अपने स्पीड के लिए जाना जाता है कि जो भी आप डेटा देते हैं उसको बहुत ही स्पीडली प्रोसेस करता है उस भाषा को, और आपको जो भी रिलेटेड डेटा है वो आपके सामने प्रस्तुत करता है। यह बर्ट जैसा बहु प्रशिक्षित ट्रांसफार्मर प्रदान करता है। अब बर्ट है, चूंकि हम ये मानते हैं कि एनएलपी की जो भी प्रक्रिया शुरू हुई एआई में उसको गूगल के बर्ट ने आरंभ किया। जो भी मॉडर्न जितने भी अभी मॉडल काम कर रहे हैं एआई के, एनएलपी के, उनका जो मुख्य आधार है वो गूगल का बर्ट है। उसी के आधार पर चैट जीपीटी और अन्य मॉडल का विकास हुआ है। तो बर्ट जैसे प्रशिक्षित ट्रांसफार्मर प्रदान करता है, और ये अन्य जो लाइब्रेरीज हैं उनकी तुलना में ये फास्टर काम करता है। लाइब्रेरीज मतलब आपको जो भी शब्द हैं, आपको शब्द चाहिए, उनकी जो प्रक्रिया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करने के जो भी स्टेप्स हैं, जो भी आपको कदम उठाने हैं, उन सब में आपको ये टूल किट सहायता करते हैं। अगला एक और है टेक्स्ट ब्लॉग है। आप देख सकते हैं ये भी वो सब चीजें काम करने में काफी सक्षम है। टेक्स्ट ब्लॉग में ये खासियत है कि ये आपका ये स्पेलिंग करेक्शन भी कर सकता है, और क्लासिफिकेशन मैंने बताया था। वर्ड नेट इंटीग्रेशन। वर्ड नेट आप जानते हैं कि ये बहुत भाषा का बहुत बड़ा एक वो है, शब्दकोश है। आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। पॉलीग्लॉट है। पॉलीग्लॉट में एक खासियत है कि ये 165 भाषाओं के टोकनाइजेशन करने में, 196 भाषाओं में लैंग्वेज डिटेक्शन में, और 40 भाषाओं के नेम्ड रिकॉग्निशन में करने में सक्षम है। तो भाषा की दृष्टि से ये टूल किट बहुत काम का है। अब हम उसमें देखेंगे कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है उसकी भाषा क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के प्रोग्रामिंग की जो भाषा होती है वो पाइथन लैंग्वेज है। जैसा कि जानते हैं कि मुख्य लैंग्वेज जो पाइथन है, इसका अतिरिक्त हम जावा और सी प्लस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि पाइथन लैंग्वेज में कि रियल टाइम उसको कोडिंग की उसमें सुविधा होती है कि आपने कोई टेक्स्ट दिया तो बहुत तेजी से उसको कोडिंग करने का प्रयास करता है। और सी प्लस और जावा का भी इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो बड़े से बड़े डेटा को एनालिसिस करने में उसके अंदर क्षमता है। तो सी प्लस और जावा का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो मुख्य भाषा है एनएलपी की वो पाइथन लैंग्वेज है। फिर आते हैं इसमें इसके इसका जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब मैंने बताया कि जो टूल किट हमने चर्चा की वो आपके सॉफ्टवेयर की टूल किट है। लैंग्वेज होगी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज पाइथन, टूल किट हमने बताया ये आपके सॉफ्टवेयर का काम करते हैं।
आपका सॉफ्टवेयर में भी होता है। पूरी विकिपीडिया जो डेटा सेट है, ये मैं एक डेटा सेट की बात कर रहा हूँ कि डेटाबेस की बजाय डेटा सेट की जो मॉडर्न जो तकनीक है, जो ये मॉडर्न मॉडल हैं, वो डेटाबेस पे नहीं डेटा सेट पे काम करते हैं। उनके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, तो वो पूरी विकिपीडिया जितना आपकी किताबों का ज्ञान है, उन सब ज्ञानों के, उन सब नॉलेज से इस मशीन को वैज्ञानिक ट्रेन करते हैं। उनको महीने महीने में ट्रेन किया जाता है। तो ये इनके एक तरह से सॉफ्टवेयर हुए, ये टूल किट, पूरी विकिपीडिया और जो भी किताबों का ज्ञान है उनको ट्रेन किया जाता है। और दूसरी उसका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर की मैं चर्चा करना चाहूंगा। हार्डवेयर में आपने बार बार न्यूज में सुना होगा कि एक, देखिए आप देखते हैं सर, एक मिनट पर, एनएलपी का जो हार्डवेयर है, एनएलपी का जो हार्डवेयर है कि हम जानते हैं कि जो सामान्य कंप्यूटर है वो सीपीयू पे काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। ये समझाते हैं उसकी वो लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकता है, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, उसमें सक्षम है। लेकिन जो मॉडर्न जो मॉडल्स हैं, जिनको हम एआई मॉडल्स बोल रहे हैं, वो जीपीयू पे काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब किसी चीज को नॉर्मल अरिथमेटिक और लॉजिकल वे में काम करना, एक ग्राफिक के रूप में काम करना, तो चूंकि ये जीपीयू में जब काम करता है तो इसके कैलकुलेशन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमने कहा वर्ड, बर्ड हमने लिखा, बर्ड चिड़िया का हमने नाम लिया, तो बर्ड में आप नॉर्मल कंप्यूटर में आपको बर्ड के बारे में लिखा है कि हाँ बर्ड क्या चीज है, एक डिस्क्रिप्शन आएगा। ग्राफिक्स के बारे में अगर हम बर्ड की अगर बात करते हैं, तो आप जब भी सोचते हैं, आपको कहा जाए, आपके सामने कहा हमने चिड़िया का नाम लिया, बर्ड का नाम लिया, तो आपके सामने चिड़िया जो है एक पूरे ग्राफिक रूप में सामने आती है कि एक ऐसा जीव है जिसकी चोंच है, दो आंखें हैं, उसके पंख हैं। ठीक वैसे ही जब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तो ग्राफिक्स जो होती है ग्राफिक्स पे काम करता है। जो मॉडर्न मॉडल होता है वो सीपीयू के बजाय ग्राफिक्स पे काम करता है, इसलिए इसके एनालिसिस करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो जो मॉडर्न एआई के जो मॉडल्स हैं वो जीपीयू पे काम करते हैं। दूसरा है कि इसका हार्डवेयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये जीपीयू। अब जीपीयू कहाँ से होता है कि अभी तो भारत में इसका उत्पादन नहीं किया जा रहा है। इसको आप जानते हैं कि एक बड़ी कंपनी है एनवीडिया, वहां से, अमेरिकन कंपनी है जो पहले सेमी कंडक्टर बनाती थी, आजकल जीपीयू बनाती है। तो अमेरिकन कंपनी से इंपोर्ट होता है ये जीपीयू, जो होता है वो अमेरिका से इंपोर्ट होता है। दो और कंपनियां हैं। अच्छा, जो एनवीडिया के जो बड़े उसके सीईओ हैं, जेनसेन हुआम, आप बार बार देखते हो कि न्यूज में छाए रहते हैं। जीपीयू, इन्होंने जीपीयू का ये सप्लाई करते हैं पूरे विश्व भर को, ये कंपनी सप्लाई करती है। दूसरा एएमडी और इंटेल भी है जो जीपीयू बनाने में सक्षम है, लेकिन मुख्य रूप से एनवीडिया ही जीपीयू बनाती है। तो ये एनएलपी के हार्डवेयर का एक तरह से प्रोडक्शन करने का काम एनवीडिया करती है। अब हम आते हैं उस बिंदु पे जो आज के हमारे कार्यशाला का या जो भी वक्तव्य है उसका प्रमुख बिंदु है, कि जो भी एआई के प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के जो टूल डेवलप किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा, वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो आप पीपीटी में इसमें सामने जो स्लाइड इसमें देख सकते हैं कि ये भाषा का अनुवाद करने में सक्षम है, पहले भी था, अब और अधिक अच्छी तरीके से अनुवाद करने में सक्षम है। ईमेल फिल्टरिंग में कि आपके ईमेल को फिल्टर कर सकता है। भावनाओं के विश्लेषण में, जिसको बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। चैटबॉट्स, जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज्यादा है चैटबॉट्स में। सोशल मीडिया को निगरानी करने में कि सोशल मीडिया में कुछ, कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जा रही है, कोई ऐसी बात तो प्रसारित नहीं की जाती है जो समाज के लिए घातक हो। स्वचालित सारांशीकरण, जो समराइजेशन बोलते हैं, ऑटोमेटिक समराइजेशन। फिर आप देखते हैं ऑनलाइन जो आप कोई चीज सर्च करते हैं, सर्च में, गूगल सर्च में। फिर है डॉक्यूमेंट एनालिसिस में। और जो आपके स्मार्ट असिस्टेंट है, जिसको हम वॉइस असिस्टेंट बोलते हैं, उनमें। अब एक एक पे जो मुख्य बिंदु है मैं चर्चा करना चाहूंगा। इसमें पहला है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में आपने देखा होगा जीपीटी आजकल बहुत चर्चा में, विशेष रूप से GPT-4 जो मॉडल है आया हुआ है इस प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण या कृत्रिम बौद्धिकता का, वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। GPT 3.5 आपको ऐप जो आपका गूगल स्टोर है उसमें आपको फ्री में अवेलेबल है। GPT-4 में आपको ये पेड है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। GPT-4 में या GPT 3.5 में ये जो मॉडल है, आप इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग आज जरूर इसको डाउनलोड करें। इसमें क्या खास बात है कि आप कोई भी प्रश्न पूछें, चाहे विज्ञान का हो या साहित्य का हो, जो भी आप प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का जवाब देने में ये मशीन सक्षम है। आप एग्रीकल्चर का कोई प्रश्न पूछिए, आप फिजिक्स का कोई प्रश्न पूछिए, आप जितना ज्ञान रखते हैं, जितना कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं,
आप प्रश्न पूछेंगे, ये मशीन आपको जवाब देगी। आप अगर पूछते हैं कि ये आपने जवाब किस आधार पर तैयार किया है, आप हमें बिब्लियोग्राफी भी दीजिए, तो वो सोर्स भी बताएंगे कि कहाँ से इन्होंने ये कहाँ से ये ज्ञान उठाया, ये नॉलेज कहाँ से दे रहे हैं। और ये मतलब जो भी आप प्रश्न पूछा है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन होता है किसी भी मामले में, आप जो भी आप कोई लेख लिख रहे हैं, कोई शोध पत्र लिख रहे हैं या कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं, तो GPT-4 इस माध्यम में सक्षम है कि आपके सभी प्रश्नों का लगभग उत्तर दे सके। जिन प्रश्नों का ये उत्तर नहीं जानती है मशीन, उन प्रश्नों के बारे में आपसे पूछती भी है। जैसे मैंने बताया कि ये जो मशीन है न्यूरल नेटवर्क पे काम करती है। इसमें एक बार ट्रेन करने के पश्चात मशीन में और कस्टमर में के बीच में कहीं इंजीनियर नहीं आते हैं। ये अपने आप को स्वयं डेटा के माध्यम से ट्रेनिंग, अपने आप को प्रशिक्षित करने में सक्षम है कि इसको आगे किसी प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो भी डेटा इसमें दिया जाता है, जो भी डेटा सेट देते हैं, जो भी सूचनाएं इसके अंदर होती हैं, उन सूचनाओं को ये अपने अंदर एसिमुलेट करके उनका एनालिसिस कर करके और जवाब देने में सक्षम है, और उसके आधार पर अपने आप को और भी प्यूरिफाई और एडवांस करने की क्षमता रखती है। इसलिए आजकल चर्चा का विषय अधिक बना हुआ है कि ये मशीन बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि इंसान होता है, कि एक बार आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अपने न्यूरॉन्स की मदद से आप अपने जो आपकी समझ की शक्ति होती है उसके आधार पर आप नए नए विचार क्रिएट करते हैं। तो ये मशीन भी नए नए विचारों को क्रिएट करने में सक्षम है। इसका अगला जो इसमें आता है कंटेंट क्रिएशन में, इस मशीन में ये क्षमता है, चाहे GPT-4 है, इसके साथ ही गूगल का बार्ड AI है, जिसको आजकल हम जेमिनी के नाम से देते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि GPT-4 या के पहले जो आजकल हम बहुत चर्चा करते हैं, इसकी आधारशिला गूगल के BERT ने रखी है, जिसको बर्ड बोलते हैं। उस मॉडल में ये खासियत थी, न्यूरल नेटवर्क का पहला मॉडल था जिसने आगे चल करके अन्य मॉडल को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया। तो बर्ट पहला मॉडल था गूगल का बर्ट, जिसने न्यूरल नेटवर्क के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम किया। तो बर्ट के आने के पश्चात जो हम कहते हैं कंटेंट क्रिएशन, जो हम अभी चर्चा करें कंटेंट क्रिएशन, अगर आप कोई कंटेंट, आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, कोई लेख लिखना चाहते हैं, तो ये मशीन उसमें सक्षम है। आप उसमें जाइए, आपने यहाँ तक आपने कोई डेटा दिया, आप कोई शोध पत्र लिखना चाहते हैं, आपने डेटा दिया कि जैसे मैं इसी संस्थान का उदाहरण देता हूँ कि हमने लिखा कि भारतीय मृदा एवं जल संस्थान जो है देहरादून में स्थित है, इसके 8 क्षेत्रीय केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र हैं। इसके जो निदेशक हैं वो डॉक्टर M मधु साहब हैं। यहाँ पर इतने डिवीजन हैं, इनके नाम ये हैं, इनके अध्यक्ष ये हैं। और विगत वर्षों में अगर हमने ये भी दे दिया कि हमारी प्रोग्रेस क्या हुई है, मतलब इसका मैंडेट क्या है और किन क्षेत्रों में हमारी अधिक प्रगति हुई है, और कि हमारा जो भविष्य में क्या हमारी योजनाएं हैं, इन सबका अगर हमने डेटा इसमें दे दिया मशीन में, तो आप देखेंगे आपके समक्ष एक शानदार आर्टिकल लिख के आ जाएगा, एक बहुत अच्छा जिस्ट लिख के आएगा कि आप देख के चकित हो जाएंगे। आप ये मान जाएंगे कि आप इतनी अच्छी भाषा में नहीं लिख सकते हैं जितना ये मशीन सक्षम है। तो आज का मेरा उद्देश्य ही था, इसी को बताना, जो कंटेंट क्रिएशन की बात होती है, कि इसका उद्देश्य है कि चूंकि वैज्ञानिक संस्थान है, ICAR वैज्ञानिक संस्थान है, मैं भाषा का आदमी हूँ, हमारे बहुत सारे भाषा के आदमी तो हम सभी हैं, पूरे मानव जाति भाषा के आधार पे आधारित है, तो भाषा तो मूल में है। मतलब हम अपनी भाषा में कोई साहित्य लिखना चाहें, कोई कविता लिखना चाहें, कोई शोध पत्र लिखना चाहें, तो ये मशीन आपको इतनी मदद करेगी कि जितना आपको कोई गुरु मदद नहीं कर सकते हैं वर्तमान युग में। अभी तो गुरु आपको मदद करने में कम, आपको मिसगाइड करने वाले ज्यादा मिलते हैं। ये मशीन आपको गाइड करेगी, और इतना अच्छा गाइड करेगी कि आप इवन कुछ भावनात्मक प्रश्न भी पूछते हैं तो भावनात्मक प्रश्नों का भी उत्तर देने में मशीन सक्षम है। अगर कुछ आपको कोई पर्सनल भी, अगर भावनात्मक रूप से आप महसूस करते हैं कि आप कहीं कहीं पीड़ित हैं, तो आपके भावनाओं को समझने भी ये मशीन सक्षम है, और आपके भावनाओं का एक उत्तर भी देगी आपका, ये कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर जीवन में आपको डिप्रेशन फील होता है तो आप लिख सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है, ये हमें हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। तो ये मशीन आपको बताएगी कि आप ये चीजें कीजिए। इनको इस प्रकार ट्रेन किया गया है, तो ये कहते हैं कि जो न्यूरल नेटवर्क पे काम करना, इनको ऐसे प्रशिक्षित किया गया है कि मशीन और इंसान के बीच की जो दूरी है वो खत्म हो गई है, कि हम कंप्यूटर से मशीन से जो बात कर रहे हैं, आपको ये महसूस होगा कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, जो हमसे ज्यादा अनुभव रखता है, जो हमसे ज्यादा डेटा रखता है, और बहुत ही आपको लॉजिकल आपको जवाब देगा। तो कंटेंट क्रिएशन में का कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप देख सकते हैं।
एक तो हमने इसके सामने ओपन है ये कंपनी चैट जीपीटी का, इसमें एक तो पहला मैं कंटेंट पहले देख लेते हैं। कंटेंट, कंटेंट में देखिए हमने इसको ये दिया मशीन को, ये हमने इनको इंस्ट्रक्शन दिया, ये मेरा मेरा खुद का किया हुआ चैट जीपीटी 4 पे। इसमें लिखा हमने अगला स्लाइड, अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ये बस ये रुक, और पीछे एक पीछे, बस यहाँ रखो। इसमें हमने मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया, कृपया अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक कविता लिखें। आपके सामने ये आप देखिए स्लाइड में जो कविता लिखी हुई है वो चैट जीपीटी मशीन ने लिखी है। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा बिंदु, उनकी कृपा से है सभी संभव सिद्ध हुआ, ज्ञान का सागर उपदेशों का सार, गुरु के आदर्श से जीवन का पथ पार, विद्या के मार्ग पर चलना सिखाया, जीवन के हर कठिनाई में सहायता पाया, धर्म की राह पर चलाया, सत्य की राह दिखाई, गुरुदेव के आशीर्वाद से हर कठिनाई से अनुभूति मिलाई। अब ये पूरी कविता किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी कवि की नहीं है, ये मशीन ने कविता लिखी है। आप इसको देख सकते हैं कि आपको ये कम से कम मैं इतना मैं कह सकता हूँ कि आज के समय में जो बहुत ही सामान्य स्तर की कविताएं लिखी जा रही हैं, उनसे ये बहुत स्तरीय कविता भी है। तो अगर आप कविता लिखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे कविता लिखना नहीं आता है, तो वो कविता लिखने का की हिम्मत जुटा सकते हैं। इनसे आप प्रेरणा लीजिए और अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए गुरुदेव के प्रति उन्होंने लिखा। फिर हमने लिखा इस कविता का स्रोत क्या है, तो मशीन जवाब देती है, मुझे खेद है मैंने उपरोक्त कविता को गुणवत्तापूर्ण रूप से तैयार किया है, इसका कोई वास्तविक स्रोत नहीं है, यह कविता मेरे द्वारा स्वयं रचित की गई है और आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार की गई है। ठीक है, तो मशीन इतनी सक्षम है, तो मशीन के लिए थोड़ी तालियां बनती नहीं बनती हैं? आपको ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ कि आपके कंटेंट क्रिएशन में मशीन इतनी सक्षम है कि ये कविता लिखने में सक्षम है। आगे देखिए एक और हमने कंटेंट आपके सामने किट किया है। हमने मशीन को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि सरदार पटेल पर एक क्रांतिकारी गीत लिखिए। तो मशीन ने सरदार पटेल पर कविता लिखी है कि सरदार पटेल वीर तुम्हारे नाम, भारत को एक करने का था तुमने काम, एकता की ओर ले गए तुम हमें, पूरे देश को जोड़ने में थे तुम हरदम, लौट कर आओ अब हमारे दिलों में, तुम्हारी यादों को जिंदा करें हम, सरदार पटेल तुम हो हमारे गौरव, तुम्हारे साथ ही बंधु तुमको सलाम, जय हिंद जय भारत जय सरदार पटेल। अब ये बताइए, आप विश्वास कर सकते कि ये कविता मशीन ने लिखी है? आगे हमने एक और इंस्ट्रक्शन दिया मशीन को कि भारत में भूखमरी के उन्मूलन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी के परिश्रम और योगदान पर एक मर्मस्पर्शी कविता लिखिए। तो मशीन ने पहले क्या किया कि क्षमा करें मेरी जानकारी सत्र 2021 में समाप्त हुई है। इसका मतलब है कि इस मशीन को जो लास्ट ट्रेन किया गया है जीपीटी ट्रांसफार्मर में 2021 तक किया गया है। और मुझे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम लोग उनको डेटा थोड़ा सा डेटा भी इसमें आवश्यकता थी। फिर भी मशीन ने कविता लिखी उनके महत्व को उजागर करने के लिए। आपके सामने है, डॉक्टर स्वामीनाथन की मेहनत से खाद्य सुरक्षा मिली हमें सदैव, किसी क्षेत्र में उद्भावना की राह पर उनका परिश्रम है हमारी शान, बीमारियों से लड़ते उनके प्रयास, खेती को बनाया मजबूत और विश्वसनीय, भुखमरी की चुनौती से सामना करते हम, कृषि अनुसंधान की दिशा में अब हम अग्रसर, उनके योगदान से भारत पुनर्जीवित हो रहा है, खाद्य सुरक्षा की ओर एक कदम और निकल रहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ है हमारी आशा, भुखमरी को उन्मूलित करने में है हमारी विजय। ये लिखा है मैं स्वामीनाथन जी। तो स्वामीनाथन जी के लिए, सर के लिए कविता एक उनकी याद में तालियां बनती हैं, हम उनके बिल्कुल करें उनके योगदान के लिए। इसी बहाने हमने उनको याद किया सर को। तो ये कविता M.S. स्वामीनाथन पे एक मशीन ने लिखी है, ये ना मैंने लिखी है, ना आपने लिखी है, ना किसी कवि ने लिखी है। फिर आगे हमने कहा कि चूंकि आज के कार्यक्रम के एक प्रमुख जो हमारे इस कार्यक्रम को मुझे प्रेरित करने के लिए इसमें सबसे ज्यादा योगदान डॉक्टर M. मुरुगन सर का था, निदेशक महोदय के बाद। तो मैंने कहा कि सर के लिए भी एक कविता बनती है, तो मशीन को हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि तमिल भाषा में पर्यावरण संरक्षण पर एक कविता लिखिए। तो देखिए आपके सामने साइड में देखिए, मशीन ने तमिल भाषा में और तमिल जो उसकी स्क्रिप्ट है उसमें कविता लिखी हुई है। अब इसका अर्थ तो सर ही बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है।
तो आप देख सकते हैं मशीन को कितना मतलब सक्षम बनाया गया है कि मशीन न केवल ट्रांसलेशन का बल्कि ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करने में भी सक्षम है, लिपि बदलने में भी सक्षम है। हमने कहा तमिल भाषा में कविता लिखने के लिए इसने तमिल भाषा में भी लिखा और तमिल लिपि में भी उसका प्रयोग किया। तो मैं बात करता कंटेंट क्रिएशन का। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, साहित्य का मैं विद्यार्थी, तो हमने साहित्य के लिए प्रयास किए। जो विज्ञान के हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँ कि अभी जब भी कोई शोध पत्र लिखें तो चैट जीपीटी 3.5 आपको फ्री में अवेलेबल है, आपको गूगल स्टोर पे चैट जीपीटी 3.5 ये फ्री में अवेलेबल है। और 3.5 और चैट जीपीटी 4 में आपको लगभग उनका 400-500 रुपए के आसपास में पर वीक का है, तो थोड़ा महंगा है। आप गूगल जेमिनी भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल जेमिनी का कम चार्ज है, उस वो भी कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा है। क्या सर? हाँ सर, वो कर रहा हूँ मैं सर, एक बार ये स्लाइड में थोड़ा आगे चला गया है। हाँ, अब ये हमारा टेक्स्ट हमारे सर, सर ना, अच्छा नहीं इसके पीछे बबीता थोड़ा पीछे करना सर। हाँ ये रखो। इसमें जो मैं चर्चा कर रहा था कि मशीन जो हमारा एआई जो एप्लीकेशन है, एआई मॉडल्स हैं, इतने सक्षम है कि अगर आपने जैसे गूगल ने किया था स्पीच टू टेक्स्ट, वो हम क्या आपके मोबाइल में है, आप वर्ड्स में जाएंगे, उसमें वॉइस का जो ऑप्शन होता है, आपने गूगल वर्ड्स में जाने के बाद अगर आपने जो बोला ऑडियो उसको टेक्स्ट करने में समर्थ है, स्पीच टू टेक्स्ट। आपके उसमें गूगल वर्ड्स में होगा, डॉक्स फाइल जो होती है, डॉक्स फाइल में आप जाइए, आप जो बोलेंगे उस भाषा में तुरंत लिखता आया। तो ये पुराना बल्कि एप्लीकेशन है, अगर नहीं हमको मालूम है तो इसको जानना चाहिए कि मशीन जो है उसको हम विस्पर टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि स्पीच टू टेक्स्ट में ये समर्थ है। एक डेल ई है कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा उसको इमेज में बदलने में ये सक्षम है, डेल ई, ये आपका मॉडल है गूगल का। इसके नीचे हमने देखा है, देखिए अभी उसका स्टार्ट नहीं करो, इसमें एक टेक्स्ट दिया है जो प्रॉम्प्ट हम देते हैं, मतलब हमने एक डायरेक्शन दिया मशीन को, अ प्रोफेशनल हाई क्वालिटी इलस्ट्रेशन ऑफ अ जिराफ ड्रैगन चिमेरा, अ जिराफ इनिशिएटिंग इन इमिटेटिंग अ ड्रैगन, अ जिराफ मेड ऑफ ड्रैगन। मतलब एक आपने कुछ ऐसा रैंडम दे दिया कि एक जिराफ ऐसा है कि वो ड्रैगन जैसा दिखता है, वो ड्रैगन की तरह वो अपने आप को दिखा रहा है। तो ये जैसे टेक्स्ट में दिया तो आपके सामने जो इमेज दिख रही है वो मशीन ने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये किसी कलाविद ने नहीं बनाया, किसी आर्टिस्ट नहीं बनाया, ये मशीन का बनाया हुआ है तरह तरीके से। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर कोई पिक्चर आपको बनानी है तो आपने टेक्स्ट दिया, जैसे हम होता है ना डायग्राम बनाते हैं, कोई भी हमें चित्र उसमें बनाना है, तो आपने टेक्स्ट लिखा उसमें, आपके टेक्स्ट सामने वो इमेज बन के आ जाएगी। इमेज पे एक और मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो आपका मैंने चर्चा की चैट जीपीटी 3.5, चैट सॉरी चैट जीपीटी 4 में आपका ऑप्शन है कि आपने टेक्स्ट जो आप लिखेंगे, आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उसकी इमेज बन के सामने आ जाएगी। तो अगर आपको टेक्स्ट से इमेज प्राप्त करना है तो जीपीटी 4 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर एक और इसका एप्लीकेशन है सोरा, इसको गूगल ने नाम दिया है सोरा। आप टेक्स्ट लिखेंगे वो वीडियो में कन्वर्ट हो सकता है, इमेज से टेक्स्ट भी आएगा, इमेज से टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, सब में समर्थ है। ये सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए, आपने टेक्स्ट लिखा वो वीडियो मशीन क्रिएट कर देगी, फुटेज क्रिएट कर देगी। जैसे इसमें लिखा गया, जो टेक्स्ट लिखा गया, हिस्टोरिकल फुटेज ऑफ कैलिफोर्निया ड्यूरिंग, अभी नहीं रुको, हिस्टोरिकल फुटेज ऑफ कैलिफोर्निया ड्यूरिंग गोल्ड रश। अब गोल्ड रश ये है कि हम सब जानते हैं कि विश्व में, इवन भारत में भी, जैसे सोने की खान है, कि विश्व में ऐसी घटनाएं हुई इतिहास में कि अचानक से कहीं पर सोने की खान मिल गई, तो माइग्रेशन बहुत हुआ, वहां पर लोग भाग निकले कि चलो वहां सोने की खान है तो कुछ तो सोना में मिल ही जाएगा, या सोने की खान में हमें नौकरी मिल जाएगा तो कुछ सोना मिल जाएगा। तो माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ। तो ये 1848 की घटना है अमेरिका के इतिहास में कि कैलिफोर्निया में सोने की ये खान पाई गई, तो लोग वहां बहुत ज्यादा संख्या में माइग्रेट हुए। तो इसको टेक्स्ट मशीन को ये लिखा गया कि हिस्टोरिकल फुटेज ऑफ कैलिफोर्निया ड्यूरिंग गोल्ड रश, तो मशीन ने उसका वीडियो बनाया है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं, क्लिक करो, ये देखिए।
अब ये मशीन की परिकल्पना है कि 1848 में कैलिफोर्निया कैसा रहा होगा, वहाँ के घर कैसे रहे होंगे, लोगों के कपड़े कैसे होंगे, लोगों लोगों का जो साधन है आने जाने का वो क्या था, ये सब मशीन की अपनी इमेजिनेशन है, क्योंकि मशीन के पास बहुत सारा डेटा है। उस डेटा को एनालिसिस करने में और वैसा टेक्स्ट मतलब वीडियो क्रिएट करने में मशीन सक्षम है कि जो हम परिकल्पना कर सकते हैं, जो हम कल्पना कर सकते हैं, मशीन भी वैसी कल्पना करने में सक्षम है, बल्कि उसकी इमेजिनेशन पावर हमसे ज्यादा ही दिख रही है। ठीक है, धन्यवाद। अभी हो गया ये? देखिए चल रहा है अभी जो है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे कुछ हमने ऐसे बताए जो विकसित किए गए हैं, जो हमारे काम में आ सकते हैं कि आपने टेक्स्ट लिखा और वो उसका वीडियो भी बनाया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि अपने शोध पत्र में या कोई भी आप लेख लिखते हैं या कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने पूरा डेटा दिया, टेक्स्ट दिया, पूरा डेटा आपने मशीन में, और आपने कहा कि आप इसका जो है पीपीटी तैयार कीजिए, तो मशीन आपको पीपीटी भी तैयार करने में सक्षम है, आपके लिए पीपीटी तैयार करेगी। ओपन जीपीटी जो 4 आया है वो आपके लिए पीपीटी भी तैयार करेगा। कोई बड़ी चीज को आप टेक्स्ट को समराइज करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो वो पीडीएफ में आप 300 400 500 पेजों का भी आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो 40 ज्यादा सक्षम है। आगे हम चलते हैं। कंटेंट क्रिएशन की बात हो गई, अब आती है बात बस 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 हो रहा है, बस बस रुक जाइए सर एकदम। ना ना थोड़ा सा होकर लीजिए, थोड़ा थोड़ा इधर आना भाई। जैक्सन, जैक्सन जैक्सन बोल, जैक्सन जैक्सन को नहीं। और हम देखते हैं इसमें जैक्सन के बारे में। इसका आगे करो तो, बैक पर आइए, आगे करो तो इसका ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, आगे ना, अच्छा हो गया ना, इसी चलो आगे चलो, आगे 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 देखिए तो यहाँ यहाँ बस किसी बड़ा होगा, इसी बड़ा उससे उससे आगे उससे ठीक। हाँ ठीक है। अगला हमारा एक था, इसका जो एप्लीकेशन है जो हमारे लिए उपयोगी है वो है टेक्स्ट समराइजेशन। मशीन इस बात में सक्षम है कि आपने बड़ा टेक्स्ट लिख दिया, उसको समराइज कर सकती है। ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। विश्व रूप से जो वैज्ञानिक शोध हैं या जो कानून के क्षेत्र में जो वकील होते हैं, आप जानते हैं उसमें ड्राफ्टिंग का बहुत योगदान होता है। जो क्या कहते हैं, जो जज होते हैं वो बहुत सारी डिसीजन सुनने के बाद, प्लीज आप थोड़ा सा सामने। जो भी आप देखते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं वो दोनों पक्षों को, बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है, उसके सुनने उसके पढ़ने के पश्चात जो है अपना डिसीजन सुनाते हैं। तो टेक्स्ट समराइजेशन में ये मशीन उपयोगी है। इसका बहुत जगह उपयोग किया गया है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सुनने में बात आई है कि वहां पे जज ने क्या किया कि जो भी डिस्कशन हुए थे उनके आधार पे उन्होंने उसको समराइज करवाया और उसके आधार पे उन्होंने अपना डिसीजन दिया। तो टेक्स्ट समराइजेशन हमारे लिए इसलिए उपयोगी है कि हमारे पास बहुत बड़ी से बड़ी रिपोर्ट हो, बहुत बड़ा टेक्स्ट हो, अगर हमने मशीन को दे दिया तो मशीन उसको लॉजिकल वे में आपके सामने प्रस्तुत करने में सक्षम है। आगे है कि सर्च इंजन में सहायता। ये सब हम जानते हैं, ये बहुत पहले से ये मतलब ये प्रारंभिक स्तर के हैं। जब भी हम गूगल में कोई सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे वो चीज़ पहले आने लगती है, उसका अगला सेंटेंस या वाक्य आने लगता है। तो ये गूगल सर्च इंजन में, अभी गूगल इसमें अपने आप को अपडेट कर रहा है और ज़्यादा, तो उसमें आप इवन बोलेंगे तो वो चीज़ें सर्च होकर आपके सामने आ जाएंगी। एक और इसमें जैसे वॉइस असिस्टेंट के रूप में जो हमारे सामने है, इसमें पहला है, आप जानते हैं गूगल असिस्टेंट हम सबके मोबाइल में है। आपने टच किया, गूगल असिस्टेंट बोलने बोलने लगता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू।
और जो भी आप पूछे उससे भी आपको जानकारी प्राप्त करना चाहें तो जानकारी देगी। ये प्राइमरी स्टेज के हमारे एआई के एप्लीकेशन है। एलेक्सा हम सब जानते हैं, एलेक्सा बहुत सारे घरों में यूज होता है। आप कोई म्यूजिक सुनना चाहें, इवन उसका लेटेस्ट वर्जन है, उसके आधार पे आप घर की चीज़ों को आप अलार्म सेट कर सकते हैं, घर की बत्तियां ऑन ऑफ हो सकती हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगला हम आएंगे भाषा अनुवाद पे। सर थोड़ा सा हमें बोलने दीजिए। नहीं सुना हो तो जा सकते हैं हम लोग। लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये है, भाषा अनुवाद। और लोग सुन रहे हैं ना, उनके ज़्यादा कम चीज़ें हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन की जब बात हम करते हैं तो भाषा अनुवाद ये बहुत बड़ी चीज़ है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन कि ये हर संस्थान में जो भाषा के लोग हैं उनके सामने भी चीज़ें आती हैं, जो वैज्ञानिक हैं उनके सामने भी आती हैं। अगर हमको अंग्रेजी से हिंदी करना है, हिंदी से अंग्रेजी करना है, इवन आपको किसी भाषा में, विश्व की किसी भाषा में कोई टेक्स्ट या रिसर्च हुआ है, उसको आप अंग्रेजी में प्राप्त करना चाहते हैं या हिंदी में प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मॉडल आपको सक्षम है कि आपको अपनी भाषा में ये प्रस्तुत करने में सक्षम है, उसको अनुवाद करके आपको देंगे। इवन ये ट्रांसलेशन में भी सक्षम है कि आपको लिपि बदल के भी दे सकते हैं। तो इसमें जब से हम जानते हैं कि जब भी एआई की बात हुई थी, कृत्रिम बौद्धिकता की, और उसमें एनएलपी की जब बात चल रही थी, तो सबसे पहले गूगल ने बनाया था, गूगल ट्रांसलेट। तो हम जानते हैं कि बहुत इसमें आपत्तियां आई कि गूगल ट्रांसलेशन उसमें बहुत ज्यादा विसंगतियां होती हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गूगल ट्रांसलेट ने भी अभी को देखते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट किया है। आप देखेंगे तो पहले होता था कि आपने प्लांट लिखा है तो प्लांट का वो पादप भी लिख सकता, प्लांट का वो संयंत्र भी लिखता था। लेकिन अभी क्या होता है कि इसमें बर्ड के आने के बाद, जिसको हमने चर्चा की, कि वो टेक्स्ट के शब्दों के आगे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उन दोनों को कंपैरेटिव अध्ययन करते हुए मशीन सक्षम है कि उसका प्रासंगिक अर्थ क्या है वो आपको बता पाए। तो इसलिए उस तकनीक का इस्तेमाल करने के पश्चात, जो न्यूरल नेटवर्क है, जो समझ है, उसका इस्तेमाल करने के पश्चात ये हमारी तरह समझ सकती है मशीन और उसका वास्तविक अनुवाद देगी। तो गूगल ट्रांसलेट से हम अनुवाद कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट में आप उसमें कोई टेक्स्ट हो, फोटो हो, उसके माध्यम से भी अनुवाद कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट से आप संतुष्ट नहीं है तो आपके सामने एक और है एआई वॉइस ट्रांसलेटर, उसका भी आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं गूगल स्टोर में, आपको बताना चाहूंगा। आप जो एप्लीकेशन चाहिए एआई के गूगल स्टोर में हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका उपयोग करके जो आपके लिए उपयोगी है उसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, GPT-4 जो आया है या GPT 3.5 है, उसमें आप कोई भी टेक्स्ट डालते हैं तो वो अनुवाद इतना अच्छा अनुवाद करता है कि आपको ये लगेगा इसकी भाषा कितनी मतलब अच्छी है। खूब अच्छी भाषा में अनुवाद करने में GPT-4 या GPT 3.5 सक्षम है। तो अगर हम अनुवाद में इन तकनीकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामेटिकल, ये ग्रामर चेकर्स, जैसे आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा, आप जानते हैं कि हम सबसे होती हैं, व्याकरणिक गलतियां होती हैं, चाहे हम हिंदी में लिखें या संस्कृत में लिखें या अंग्रेजी में लिखें या किसी अन्य भाषा में, व्याकरणिक गलतियां होना स्वाभाविक है। हमने पूरा का पूरा टेक्स्ट मशीन में दे दिया और हमने उसमें दे दिया, उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि इस हमारे पूरे टेक्स्ट को आप ग्रामेटिकली रेक्टिफाई कीजिए। वो मशीन आपके पूरे पेपर को रेक्टिफाई करके एकदम बिल्कुल जो शुद्ध रूप है आपके सामने प्रस्तुत करने में सक्षम है। तो ये एप्लीकेशन भी हमारे बड़े काम का है। सेंटिमेंट एनालिसिस, इस रूप में आई कैसे काम आ रही है, आप देखते होंगे कि सेंटिमेंट एनालिसिस के माध्यम से मशीन इस बात में सक्षम है कि कौन सा वो किस भावना को देखती है कि ये भावना अच्छी है, बुरी है या तटस्थ है। इसका उपयोग ज्यादातर हम सोशल मीडिया को कंट्रोल करने में किया जा रहा है कि जो कुछ भी उसमें टेक्स्ट है या वीडियो है या ऑडियो है, उसको मशीन उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है और जो खराब कंटेंट है उसको रोक भी सकती है। ईमेल में भी है, ईमेल को क्लासिफाई करने में सक्षम है। आप सब हम देख सकते हैं कि जो भी आपका जीमेल है उसमें लिख के आता है प्राइमरी क्या है, प्राइमरी ईमेल कौन है, सोशल ईमेल क्या है, प्रमोशनल ईमेल क्या है। तो प्रमोशनल ईमेल है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि जो हमारा काम का मेल है प्राइमरी उसको हमने देखा। सोशल है सोशल, इससे क्या होता है कि हमारी सुविधा होती है कि हम सभी मेल को नहीं देखते हैं, हमारे समय की बचत होती है। बार्ड एआई, अभी मैं इसकी चर्चा के दौरान ही बात कर रहा था। बार्ड एआई, इसी को हम आजकल जेमिनी के नाम से जानते हैं, गूगल का एआई है। ये बिल्कुल चैट जीपीटी के टक्कर का है, उसने बहुत काम किया है। तो आप ChatGPT 4, ChatGPT 3.5 और गूगल का जेमिनी, इनको हम देख सकते हैं, ये बहुत काम का है। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई डेवलप किया है, उनका एक मॉडल है। ये मॉडल्स हैं जो अभी डेवलपमेंट्स हमारे हैं कि हमने चर्चा की, चैट जीपीटी की चर्चा की, फिर जेमिनी, बार्ड का नाम बदल करके अब जेमिनी कर दिया गया है, गूगल ने कर दिया है जेमिनी। फिर बिंग एआई है माइक्रोसॉफ्ट का, ये मतलब मुख्य हैं।
एक और मैं डेवलपमेंट्स में एक आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो सामने आपकी तस्वीर देखी जिसका नाम मिका रखा हुआ है, ये पोलैंड की कंपनी है, डिक्टेडर बेडेस कंपनी है। ये दुनिया की कारपोरेट ऑफिस की पहली सीईओ है, सीईओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली रोबोट। ये पूरे ऑफिस को संभालने में, उसकी क्वालिटी चेक करने में, एम्प्लॉइयों को निर्देशित करने में पूरी तरह सक्षम है। वैसे ही काम करती हैं जैसे एक इंसान काम कर सकता है एक कंपनी को कंट्रोल करने में। इसलिए इनको कहा जाता है कि दिस इज द फर्स्ट ह्यूमनॉइड, ये पहली ह्यूमनॉइड है। इसका नाम मिका है। इन्होंने, इनका इंटरव्यू भी आप यूट्यूब पे दे सकते हैं। उन्होंने ऐसा इंटरव्यू दिया आपको लगेगा कोई व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है, जिससे उन्होंने अपनी उपलब्धियों में ये दिखाया है कि हमने सबको इंस्ट्रक्शन दिए लेकिन हमने किसी को काम से नहीं निकाला। उसका यह है कि हमने किसी को काम से नहीं निकाला, सबको हमने काम पे रखा हुआ है और सबको हमने जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रखा है अपनी क्वालिटी को हम सुधार कर रहे हैं। इन्होंने मीटिंग भी लिया अपने एम्प्लॉइज की। तो ये पहली रोबोट है एआई की वर्ल्ड की, मिका। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो मैं इसका बात कर रहा हूँ, जो एआई की बात कर रहा हूँ, तो एआई की एज अभी लगभग 1.5 साल की है। 1.5 साल की एज में एआई की कंडीशन ये है, आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनएलपी में क्या डेवलपमेंट होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस लेक्चर का या कार्यशाला का उद्देश्य यही था कि ये ऐसी तकनीकी है जिसके प्रति हम सभी का सतर्क होना बहुत जरूरी है, और भी ऐसे परिदृश्य में जिसमें प्रधानमंत्री महोदय का ये संकल्प है कि इस तकनीक का जो केंद्र होगा वो भारत होगा, कि भारत जो है एआई को लीड करेगा। इसके पास, हमारे भारत के पास संभावनाएं भी हैं और इस पे स्तर पे काफी काम भी हो रहा है। इसमें जो एआई के क्षेत्र में हिंदुस्तान में जो काम हुआ है उसको मैं आपके सामने है। ये भारत ने इससे प्रेरित होकर भारत एआई मिशन की शुरुआत की है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कहा गया है कि विगत 5 वर्षों में हम विगत 5 वर्षों के अंदर हमें एआई के लिए जीपीयू जो होता है, जीपीयू जो मैंने बताया कि एनवीडिया कंपनी एक्सपोर्ट करती है, हम उससे मंगाते हैं। आजकल जितने भी रिसर्च हो रहे हैं उस पर काम चल रहे हैं कहीं किसी भी आईआईटी या कहीं पर, तो जीपीयू हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो हम जीपीयू को डेवलप करेंगे, कितनी क्षमता का, 10 से 30 हजार जीपीयू की क्षमता हम डेवलप करेंगे। इसके लिए एआई प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। और थोड़ा इसको दिखाना भाई, जैक्सन चाहिए, चलो यहाँ से। तो इसमें प्रधानमंत्री महोदय का विशेष रूप से इसमें रुचि है कि भारत में एआई का डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए कि हमें किसी अन्य कंपनी पे या अन्य देश पे निर्भर रहना ना पड़े। कि जो हमने बताया कि जो उसके हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर तो आपको उपलब्ध है, हार्डवेयर है, उसका निर्माण भारत में खुद किया जाएगा। भारत में खुद किया जाएगा और इसके क्षेत्र में बहुत पहले से काम हो रहा है जिसको हम अक्सर हम जानते नहीं हैं। इसमें विशेष रूप से आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास ने बहुत काम किया है। उसमें भाषा में जेएनयू ने बहुत काम किया है और भारत के जो तकनीक विज्ञान मंत्रालय है उसने भी काम किया है। तो इसमें क्या है कि इनका जो मिशन है उसका नाम है एआई फॉर भारत। एआई फॉर भारत जो है मद्रास में स्थित एक लैब है जो भारतीय भाषाओं पे काम करती है। और इसने, आपने देखिए, डेटा सेट्स पे, मॉडल्स पे बहुत काम किया है। और इंडी कॉर्प, पीपीसीसी, श्रुतलिपि, ये बहुत सारे एप्लीकेशन उन्होंने बना रखे हैं। आप उनके वेबसाइट पे जा करके, आईआईटी बॉम्बे के वेबसाइट पे जा करके उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं ये चाहूंगा कि चैट जीपीटी, जेमिनी के साथ साथ हम इसके एप्लीकेशन पे भी जाएं और जो हमारे काम के एप्लीकेशन है उनका हम प्रयोग करें। उसी में एक और है जो आईआईटी मुंबई ने बनाया है, आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है, उसका नाम हनुमान है। हनुमान जी हम सब जानते हैं, आज मंगलवार का दिन भी है कि हनुमान जी जो है संकट मोचक हैं। तो इसी भावना को ध्यान रखते हुए हनुमान नाम का ऐप बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने, कि जब भी आपको काम करने में संकट उत्पन्न होगा तो ये हनुमान जी आएंगे और उस संकट से आपको उबारेंगे। ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे 11 भाषाओं में अभी इस पे काम की सुविधा भी है। इसका लक्ष्य पूरी 22 की भाषाएं जो हमारी अनुसूचित, जो अधिसूचित भाषाएं हैं, अनुसूचित भाषाएं हैं, शेड्यूल लैंग्वेज हैं, उन सब में उन तकनीक को हमारे सामने जो लाना है कि जिससे पूरे भारतवर्ष में उसका उपयोग किया जा सके और भारत के विकास में, भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में, विकास के का जो हमारा वो है प्रक्रिया है, जो हमारी गति है, उसको और आगे बढ़ाया जा सके। यही आज के वक्तव्य का मेरा वो उद्देश्य था। आशा करता हूं कि आज के इस वक्तव्य के बाद
हम सभी कम से कम अपने गूगल स्टोर में जो एआई के एप्लीकेशंस हैं उनको एक बार हम जरूर खोजेंगे, और GPT 3.5 फ्री में उसको जरूर डाउनलोड करेंगे। चाहेंगे तो 4 भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, और उसका उपयोग करके देखिए। इवन अभी सर ने कहा कि क्वेश्चन आवर का भी हम सत्र रखेंगे। आपके मन में जितने प्रश्न उठ रहे होंगे अभी, वो आप GPT 4 में, जिसका जवाब मैं भी नहीं दे सकता हूँ या कोई नहीं दे सकता है, वो GPT 3.3 या 3.5 आपको देगा। आप लिखेंगे, वो जवाब आएगा और फिर डेटा के साथ आएगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। या हाँ, तो धन्यवाद तिवारी साहब, आपने बहुत तो अच्छा जानकारी, 1 घंटा का ऊपर ही आपने बात किया। और हम थोड़ा सा चमक चाहता है, और 50 लोग का ऊपर अपना ऑनलाइन में, 70 का आसपास, ऊपर 70 का ऊपर भी ऑनलाइन में जुड़ा हुआ होगा। उसमें कुछ लोग साउथ में से भी आया होगा। ये कार्यक्रम हिंदी डेवलपमेंट का अंतर्गत आयोजित किया जाता है, उनका थोड़ा बहुत तकलीफ होता होगा बट बल्कि ये सारा मतलब एक काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन का रूप में हमने ऑर्गेनाइज किया। अगर कोई 3-4 क्वेश्चन अगर हो सकता था, वो हमने थोड़ा बहुत बातचीत कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है उसका ऊपर। और बाकी सारा सेम बोट में ये है ये तो जो अपने आप को समझने के लिए ये कार्यक्रम है। यहाँ पर बहुत स्कोप है। डेटा दे दो, आपका रिसर्च पेपर आ जाएगा, रिसर्च पेपर दे दो, उसका समरी आ जाएगा। हाँ, जो कुछ आएगा वो तो अंतिम में वो ह्यूमन इंटेलिजेंस था, हमने थोड़ा मतलब टच देना का है। अदरवाइज वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तो अच्छा मटेरियल दे देगा हम लोगों को। और थोड़ा से वो हमारा इंटेलिजेंस इसमें है कि अच्छा प्रॉम्प्ट देने का, और जो मटेरियल आया उसको अच्छा और प्रोसेस करने का है, और एक्सेप्ट करने का, वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का हमारा ऊपर ही है। तो इससे तो हम भी थोड़ा 3-4 अकेशन में हम भी यूज करके देखा, बहुत बढ़िया है। लैंग्वेज हमारा बस की नहीं है, ऐसा लैंग्वेज दे रहा है। और बहुत पेपर लिखने में, इम्प्रूव करने में, करेक्ट करने में, डायग्राम बनाने में, पीपीटी बनाने में इसी तरफ का मदद कर सकता है, और हम प्रयोग कर सकता है। और इसी मतलब इसी पे बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हमारा हम लोग इतना उसमें बहुत वेरी फ्यू साइंटिस्ट, और कुछ लोगों को छोड़ के बहुत सारा लोगों को थोड़ा इतना ध्यान नहीं है। अगर हम इसको प्रयोग करनेंगे तो कोई साइंटिस्ट, उन्होंने तिवारी जी ने तो कह रहा था 40 पेपर मैंने लिखा, वो सारा ये चैट जीपीटी ने लिखा है। साइंटिस्ट ने ऐसा कह रहा था, मतलब you would have given his input, interpretation and analysis, all that, but some base work and kind of drafting and the groundwork on which you can build up your building है। तो इस तरफ का उसने किया होगा। नॉट दैट एंटायरली जेट सीपीटी गिव्स आउट बिल्ड, मतलब बना हुआ मकान नहीं देता होगा, उसका ऊपर आप भी थोड़ा वो लगाना पड़ेगा। तो बट दैट वे ही हैज मेड आउट, सो इट इज वेरी यूजफुल टूल एंड टेक्निक विच वी हैव गॉट। एंड हमने तो बहुत हिंदी का सब तो भी आजकल ये एक मालूम पड़ गया, अदरवाइज हमको मालूम नहीं था। कृतम बौद्धिकता, कृतम बौद्धिकता, हाँ। तो इस तरफ का अच्छा उसका अंदर जो कॉन्सेप्ट है, वर्ड्स है, और ब्रेकिंग द सेंटेंस, ब्रेकिंग द वर्ड्स एंड ब्रेकिंग द मीनिंग एंड ऑल दैट वी कुड अंडरस्टैंड, एंड algorithm एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्रीली ऑनलाइन और परचेस्ड है। तो सारा हम समझ गया। अगर अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हम अपने आप को इंटरेक्ट कर सकता फॉर सम टाइम, then we can sum up, sir. Or if you, I think before summing up, I request our director saab and our head saab, thoda they can give few words on this program. And before that, we can take up some question if anything specific. Please, online participants, if they may have some questions. Or how was the program as such? He is having a program too on this topic. So would you like to have or no? So we are trying to organize with these AI and Chat GPT and AI program and second seminar in shortly. So it's an extended version of this presentation with involvement of some more software engineers and all that. And it is mainly language oriented, and how best the AI, Chat GPT and software can come handy for language improvement. We have seen that Kavita, हम आप इंस्टेंटली वी कैन मेक कविता। और हम तो
साल भर सोचेंगे नहीं लिख सकता। हाँ, तो इसमें इंस्टेंटली आप बढ़िया कविता आ रहा है और उसमें आप 2-3 शब्द आप भी जोड़ सकता, then it can become your own also. But in this, it is in that context that what you call that, वो that property, yeah, what is that? That our it's your own creation or things like that. And for that, we can improve our own, with our own knowledge and with our own expertise, we can improve anything, maybe paper or even kavita also, we can update to, we can improve to our context. So that would become our creation. Though AI and ChatGPT would have helped, with this, I would open the floor to audience for 1 or 2 questions. Yeah. हाँ, मैं करूँ सर? Yeah. So is there any question? You can criticize also. It's not that going to, because a lot of intellectual property rights is involved and kind of personal interests are involved. So ChatGPT has prepared for 40 articles and I am the author for that. So how is that? How would I rate you then? You can ask and question and you can suggest way ahead also. Yeah, please. Because this is an intellectual group, scientific group. You can criticize and you can update and kind of we can develop towards a progressive path. Yeah, making use of these resources and gadgets and softwares and kind of algorithms, all that. Yeah. लेकिन सर ना मुझे लगता है कि अभी Sir, sir, I am Dr. Somasundaram. Shall I ask questions, sir? Please. First of all, good afternoon to everyone, and my congratulations to Tiwari sir for explaining very difficult subject through Hindi. हिंदी में आपने सब कुछ बताया सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, सर। मेरा एक क्वेश्चन है, जी, जो बताइए। ये यूज करने में, जिससे मान लीजिए हम लोग पेपर वगैरह आराम से आ जाएगा, जैसे टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा, हाँ, उसमें हम लोग का क्रिएटिविटी का जो क्वेश्चन आता है, जी, जी, जो भी हम लोग टॉपिक डालेंगे उसमें मटेरियल आ जाएगा, कॉपी जी। पेस्ट कर देंगे, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर देंगे, जी, जी, हम लोग क्लेम करेंगे हमारा पेपर, जैसे जैसे मुरुगनंदन साहब बोल रहे थे, जिससे 40 पेपर से ए के थ्रू लिख दिया था, वी आर क्लाइमिंग इट। जी, तो जी, ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये किस तरह का जो रेस्पॉन्स देगा? जी, जी, दूसरा, एज ए साइंटिस्ट, हाउ वी कैरी फॉरवर्ड यूजिंग एआई, थोड़ा आपका जवाब चाहिए सर। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, बल्कि आजकल बहुत चर्चा में है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि एलन मस्क और अल्टमैन के बीच में बहुत ही चीजें से एलन मस्क ने इसका विरोध किया था कि ये एथिकली ठीक नहीं है, जबकि एआई के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है, अभी भी है। तो जब हम बात करते हैं कि क्रिएटिविटी की बात, क्रिएटिविटी ये कहा जाता है कि इससे, जैसे आपने कहा कि इससे जो मौलिकता है या जो क्रिएटिविटी है, उसको ये नुकसान पहुंचाने वाली चीज है कि हम क्रिएटिविटी ने क्रिएशन नहीं करेंगे, हम कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसे आपने कहा कहीं से कुछ इससे लिखवा लेंगे। ऐसा वो लोग कर सकते हैं कि जो कट पेस्ट में विश्वास करते हैं, जिनके अंदर मौलिकता की थोड़ी कमी है। मेरा ये मानना है कि जिसके अंदर मौलिकता है उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। जिसको लिखने का शौक है, जिसको रिसर्च करने का शौक है, आपके लिए तो बहुत अच्छा टूल्स है। आप ये मानिए कि जो इसने आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो आपके लिए, मैंने कहा ना कि ये बहुत अच्छा गुरु है, जो एक आपको अच्छी दिशा दे रहा है। उसके आधार पे आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए एक चैलेंज भी है क्रिएटिविटी का, कि जो आप नॉर्मल जो क्रिएशन या क्रिएटिविटी की आजकल बात चल रही है, जो हम नॉर्मली कोई रिसर्च पेपर तैयार करते हैं या कविता लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसके समक्ष इस मशीन ने एक चुनौती तैयार कर दी है कि आप जो लिखते हैं इसका स्तर उससे ऊपर है। तो अब चैलेंज ये है कि आपका स्तर उस मशीन के ऊपर करना है। आपकी क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए कि ये आपके लिए सिर्फ गाइडलाइंस हो, ये डेटा हो, कि आप ऐसा ऐसा लिखें, ऐसा रिसर्च पेपर तैयार करें कि ये सिर्फ आपके लिए, जैसे कि नहीं था कि दिशा निर्देश की बात हो, कि किसी गुरु ने आपको बताया कि हाँ ऐसे बना सकते हैं, एक रास्ता आपको बता दिया गया, बाकी आगे का सफर आपको खुद तय करना है। जैसे मैंने कविता का ही उदाहरण लिया, अब रिसर्च पेपर की बात भी करते हैं। जैसे रिसर्च पेपर आपने तैयार किया, उसमें जीपीटी ने आपको तैयार कर दिया, आपने डेटा दे दिया, लेकिन उसके पश्चात भी तो कुछ बचता है, कोई क्रिएटिविटी बचती है। आप उसको ध्यान में रखते हुए उससे अच्छा लेख, उससे अच्छा रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हैं। एक और चीज है, क्रिएटिविटी कहाँ रही, अगर किसी सबने जीपीटी 4 का इस्तेमाल करते हुए अगर 10 लोगों ने
किसी एक मतलब सब्जेक्ट पे लेख तैयार कर लिया, रिसर्च पेपर, तो जाहिर सी बात है पकड़ में आ जाएगा कि ये GPT-4 ने तैयार किया है, उसमें पकड़ना भी आसान होगा। ये अलग बात है कि GPT-4 ने कुछ तैयार किया, तो अगला हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको आप और अच्छा लिखो, तो मशीन और अच्छा लिख के देती है आपको, ये उसके अंदर क्वालिटी है। फिर आप लिखेंगे नहीं, इससे मैं सेटिस्फाई नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आर्टिकल, दिस रिसर्च पेपर, काइंडली इंप्रूव मोर, तो वो मशीन और इंप्रूव करके देती है। उसके बावजूद भी, इन तकनीकों के बावजूद भी, ये इस बात को रेखांकित करना बहुत आसान होगा कि ये जो कुछ भी आर्टिकल तैयार किया गया है वो मशीन द्वारा तैयार किया गया है। तो कभी ये ना माने कि ये क्रिएटिविटी के सामने एक चैलेंज है, ये क्रिएटिविटी के लिए एक नया डायरेक्शन है। मैं तो ये मानता हूं कि ये आप कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा गुरु है, सबसे अच्छा गाइड है आपका। ठीक है सर, और भी कोई प्रश्न कोई पूछना चाहे? थैंक यू सर, धन्यवाद। तो थोड़ा आगे बढ़ाऊं कार्यक्रम को, Yes, sir. Yeah. थोड़ा सा वो करते हैं। अगला हम जो सर है, स्लाइड दिखाना, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड, ये वाला हाँ ये करो। मैंने जो आज अपने जो वक्तव्य प्रस्तुत किया, तो मुझे लगता था कि ये शायद 1 घंटे नहीं हो पाएंगे लेकिन अच्छा हुआ कि मतलब काफी वो रहा, समय रहा। आगे एक और हमारा एक रहेगा AI पे ही, NLP पे। अगला हमारा विषय ये रहेगा, इस पे हमको करने का प्रयास करेंगे, एक और लेक्चर रहेगा इस पे, एक कार्यशाला होगी कि जो AI की ये तकनीक है जिस पे आज चर्चा की गई है, वो हमारी जो इंडिक लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जो भारत में बोली जाती हैं, उनके संरक्षण के लिए, उसमें जो भी साहित्य लिखा गया है उसको समझने के लिए, उसमें नई रचना करने के लिए, उसमें जो साहित्य लिखा गया है उसके प्रोटेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए किस तरीके से ये तकनीक उपयोगी हो सकती है, उस पे हमारा अगला ये कार्यशाला होगी, जिसका एक पहला स्लाइड मैंने आप लोगों के समक्ष रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में AI की तकनीक, NLP की उपयोगिता। इसका स्टार्टिंग ये है, मैंने कहा है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नासा के साइंटिस्ट रिक बिक्स, तो उन्होंने 1985 में लिखा था। महर्षि पाणिनि के जो 14 महर्षि सूत्र हैं उनको, उनकी चर्चा करते हुए, तो हम आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा अगली स्लाइड दिखाना, अगली स्लाइड, कि हमारे जो भी अन्य भाषाओं का साहित्य है, हिंदी का हो या संस्कृत का साहित्य हो, उसमें किस तरीके से ये तकनीक उपयोगी होने वाली है उनके संरक्षण विकास में, राजभाषा में, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है सर, इसका समय धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को, धन्यवाद। और मैं डॉक्टर मुरुगन सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे जारी रखें सर। Yes, sir. Thank you, Tiwari साहब, and बढ़िया था, और ethical aspect and creativity that we have to be, it is rising the bar, to asking us to go beyond that limit also. So increases our creativity and understanding on the ethics also, and we have to, as a learned people, and we have to understand the creation and the submission, and we have to have our own input, so that our existence and our contribution is recognized. It's not that machine is giving and mera naam chipka diya hum. So that is not the thing, and that is nobody wants also. The society doesn't want that. It is machine is giving some input and output for our understanding. This is the set of aware available in front of you, and what you wanted to do with this. ओके, इसी के सेम अपना नाम करवाना चाह रहा हो और थोड़ा वो तो ऐड करना चाह रहा हो, so that is where our creativity and our intellectual things would come in, that we can do that. I'm sure that it is going to help us in making a good report, and we will use as a guru or friend, as a kind of ये कह रहा है, ये एक अच्छा बुद्धिमान मिला हुआ हमको है, तो उसी बुद्धिमान के साथ हमने आगे अपना बुद्धि की भी लगाएंगे, ताकि वो डबल बुद्धिमान हो जाएगा और हमारा आउटपुट डबल ट्रिपल हो जाएगा। So understanding could be that. So with this, and I would request our Karan Singh sir to introduce, say a few words on the program and way ahead before concluding the program. Yeah. थैंक यू डॉक्टर मुरुगानंदन। मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बधाई देता हूँ, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही और बहुत ही बढ़िया एक किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं, उसका कितना उपयोग हो सकता है। तो तिवारी जी को फिर से एक बार धन्यवाद, क्योंकि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन जिसकी वजह से हम लोगों को भी एक
नॉलेज बढ़ी है। आज पता लगा कि भाई हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि किसी चीज को अगर बहुत लेंदी या बहुत बड़ा राइट अप है हमारे पास, सपोज हमको एक कोई पेपर है और उसको ही पढ़ना है, उसको फीड करके हम छोटा सा उसका एक एब्स्ट्रैक्ट ले सकते हैं किसी भी चीज के। जैसे दो तीन उदाहरण दिए उन्होंने, किसी केस का दिया और किसी भी पेपर का दिया। और लिखने पढ़ने में ये बात सही है कि वो बहुत ही हेल्पफुल है। हेल्पफुल मतलब ये नहीं है कि हमारे कुछ ज्ञान में कमी आएगी, हमेशा ज्ञान वर्धन ही होगा। और किसी भी बड़े काम को भी लेने से पहले या किसी बड़े राइट अप लेने से पहले या कुछ भी करने से पहले हम उसको अगर सही से प्लानिंग कर लेते हैं तो वी कैन सेव ओवर टाइम। बहुत सारा समय की बचत हो सकती है, हम कम समय में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया वैज्ञानिक तौर तरीके पे, क्योंकि हमारा संस्थान वैज्ञानिक रूप से काम करता है, तो इसमें जितने भी शोध कार्य है या रिसर्च पेपर, आर्टिकल, एनुअल रिपोर्ट, हमारे जितने भी लिखाई पढ़ाई, क्योंकि ज्यादातर लिखाई पढ़ाई है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल हो गए। ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये सुन के कि हमारा GPT-4 3.5 एंड ऑल दे आर वेरी वेरी यूजफुल। हमारा जितना भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाली अगर बात करें हम, तो सही में जैसे डॉक्टर मुरुगानंदन ने बोला कि हमारे लिए भी एक नया शब्द है। उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम उपयोग करें तो वी कैन रीच द हाइट्स, नो डाउट वी कैन गेन बहुत ज्यादा। हम इसका उपयोग कर कर बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा है, इसको आप और भी ज्ञान बांटिएगा, सब लोगों को पता लगे। तो जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सबके लिए भी धन्यवाद, और आप सब लोगों को धन्यवाद। बहुत अच्छा, एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। सर धन्यवाद सर। हमारा बीच में वरिष्ठ इंजीनियर साहब है, ओजेसी साहब, अपना डायरेक्टर साहब है, उनका फ्यू वर्ड्स ऑन दिस प्रोग्राम एंड मतलब इसका यूटिलिटी और उसका महत्वपूर्ण का ऊपर दो लाइन बोल देंगे तो अच्छा था सर। डायरेक्टर साहब और डॉक्टर ओजेसी साहब। या सर, क्या मुरुगानंदन जी सबका sir, you can give a few words on the program and our effort. I'm audible. You are audible. ठीक है, सबका नमस्कार एंड मनसा सिंह सबको एंड श्री आशुतोष तिवारी जी का भी मेरा तरफ में धन्यवाद करता हूँ। एंड उपस्थित डॉक्टर मुरुगानंदन, डॉक्टर चरण सिंह, डॉक्टर आर के सिंह भी था, एंड उपस्थित वैज्ञानिक और टेक्निकल स्टाफ एंड ऑनलाइन में जोड़ चुके हैं समस्त महान भाव को भी मेरे तरफ में धन्यवाद करता हूँ। हम लोग एक्चुअली ये इसी तरफ मीटिंग में और वर्कशॉप में एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए जिक्र किया था, उसमें भी हम लोग बात हुआ था। ये आधुनिक नया टेक्निक है, इसको किसी तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं भाषा में है। और इसलिए आशुतोष तिवारी जी बहुत दिन दिन के मेहनत करके उनका प्रेजेंटेशन बहुत लंबा था, मैं सुन रहा था। हम लोग वैसे भी दूसरा मीटिंग में था, मीटिंग में भी इनका पावर पॉइंट को देखा था, चर्चा भी मैं सुन रहा था। मेरा ख्याल से विस्तार रूप पर आप लोगों का चैट जीपीटी और ये गूगल ट्रांसलेटर हैं, ये एंड एमएल एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी होगा। एंड इसी समय में ये तो जिक्र करना चाहता हूँ, कोई सेंटर है, कुछ छोटा मोटा इसी तरह सॉफ्टवेयर आप लेना चाहते हैं, चैट जीपीटी 1 है, 2.0 है, एंड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। एंड कारपस में हम लोग इसी तरह छोटा मोटा सॉफ्टवेयर हैं फॉर एनहांसिंग द एफिशिएंसी, नॉट ओनली फॉर हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, और वैज्ञानिक का विषय हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। इसी सबसे मैं समझता लोगों को और उपस्थित लोगों को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू आशुतोष कुमार तिवारी। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। Thank you, sir. So with this, we can sum up the program, and now it's lunchtime also, and with the hope of meeting you again sometime later. Thank you all for sparing your valuable time.
and thank you. बट लंच टाइम में ये भी लंच दिया था अच्छा मुरुगनंदन जी। सर लंच टाइम में बहुत ये भी स्नैक्स दिया था। no, now no need of lunch, yeah. You are right. वो तिवारी जी का कार्यक्रम में ऐसा ही रहता है मेरा तो फर्स्ट है सर। वो खुद फास्ट है लेकिन दूसरा सबको हैवी करवा दिया सही करो बट ओनली खाना जो लेने हैं, मिल गया ओनली ऑनलाइन में छोड़ चुके हैं, उनको खाना लेने हैं, बट ऑफलाइन में था उनको तो पेट भर चुके हैं। देखते देखते भर चुका है। Anyway, तो वो तो ऑनलाइन इसी तरह का कार्यक्रम में वही तो कमियां रहता है उनका, कोई किसी तरफ का पहुंचवाना असमर्थ है। अगर कोई पहुंचवा ना सकता था तो हम भी पहुंचवा देता उसको ये पैटीज वगैरह। तो वो भी है, कुछ कर सकता, करना चाहिए था, ताकि हम यहाँ सोचेंगे तो वहां पहुंच देना। हाँ तो वो आगे से टाइम लगेगा। हाँ विल होप दैट इट वुड कम आल्सो। उठा के दे रहे हैं हाँ थैंक यू सर, सबको नमस्कार, थैंक यू सर, वी कैन एंड अप हियर।